वाटरप्रूफिंग अब धीरे धीरे एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच की तरफ जा रहा है। तो आपने पिछले 20 साल में जब से आपने अल्फा मार्केटिंग स्टार्ट किया, व्हाट चेंज हैव यू ऑब्जर्व्ड इन द इंडस्ट्री ओवरऑल? सी ओवरऑल लाइक आई सेड 20 इयर्स बैक मैकेनाइजेशन जो था वो तो बिल्कुल ही अननोन था। जिन भी सेगमेंट्स में हम लोग मशीनरीज डील करते हैं, उस सेगमेंट में जो टोटल इंडिया में काम होते होंगे उसमें से कितने % काम मशीनरी से हो रहे होंगे आज की डेट में? ओवरऑल काम जो है आई वुड स्टिल से। तो वाटरप्रूफिंग के अलावा और किन सेगमेंट्स में मशीन्स यूज होती हैं आजकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में? सिविल कंस्ट्रक्शन में तो सारा काम ही आज की डेट में मैकेनाइजेशन से हो रहा है। अब बेसमेंट में जब राफ्ट के लेवल पे व्हाट ऑल मशीन्स आर पॉसिबल टू बी यूज? तो राफ्ट के अंदर आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट जो है वो मेम्ब्रेन्स है। उसमें सरफेस प्रिपरेशन में क्या मतलब किस चीज़ के लिए मशीन होती है, कैसे प्रिपेयर करती है वो सरफेस? ना वायर ब्रश लगाया और झाड़ू लगाई, ये सिर्फ आप सरफेस को आपने साफ किया है, आपने उसके अंदर उसको प्रोफाइल नहीं दिया। पाइपलाइन रैपिंग के लिए भी हम लोग एक मशीनरी हमारे पास है, राइट? तो पाइप कोटिंग भी अगेन स्प्रे अप्लाइड ही हैं सारे के सारे। इसको मशीन को चलाने के लिए जो ऑपरेटर होते हैं, इतनी इजीली तो कोई ट्रेंड ऑपरेटर कहीं से ढूंढ नहीं सकता, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर एप्लीकेटर। सो हाउ कैन यू डेवलप एन ऑपरेटर? आना तो आपके पूल में से ही है। सो एक मशीन को ऑपरेट करना सीखने के लिए कितने दिन की ट्रेनिंग आपके पास ज़रूरी है? नॉर्मली सिंगल कंपोनेंट वाले जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसमें 2-3 दिन के अंदर आ जाता है उसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट पे, जहां पर हम डिस्कस करते हैं रियल लाइफ कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर अनुराग ढींगरा, हु इज़ द ओनर ऑफ अल्फा मार्केटिंग, जिनका 20 साल से ज़्यादा स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री में और 30 साल से ज़्यादा ओवरऑल मैकेनाइजेशन इंडस्ट्री के अंदर उनका एक्सपीरियंस रह चुका है। एंड ही इज़ एन एक्सपर्ट इन स्प्रे सिस्टम्स, इन मैकेनाइजेशन ऑफ वाटरप्रूफिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारी जगह पे हम लोग ऑटोमेशन मशीन से कैसे कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम अनुराग जी। थैंक यू सो मच। इमेजिन इंफ्रा। थैंक यू सो मच ऋषभ, थैंक यू। सो अनुराग जी, आई विल स्टार्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट कि इस इंडस्ट्री में आप कैसे आए, लाइक व्हाट हैज बीन योर ओवरऑल एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री? सो ऋषभ, लाइक यू जस्ट सेड कि मेरे को 30 साल हो गए हैं। सो आई वॉज डूइंग माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी एट द टाइम व्हेन आई केम इनटू इंडस्ट्री, इन द सेंस कि वी हैड अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर हैंड टूल्स। तो मैं सीए कर रहा था, तो उसके साथ साथ में मैं आखिरी मेरा फाइनल का एग्ज़ाम था, थोड़ा मुश्किल होता है क्लियर करना। तो फाइनल का एग्ज़ाम था, तो मैंने घर पे बोला कि नहीं, मेरे को ना जॉब नहीं करना, मैं बिज़नेस में आना चाहता हूँ। तो मेरे फादर ने बोला ठीक है, अभी तो सीए कंप्लीट नहीं हुआ, देख ले थोड़ा टाइम आके और कैसे वो होगा, और अगर तेरे को ठीक लगता है तो सही है, नहीं तो सीए कंप्लीट हो जाएगी तो ऑप्शंस हैं। तो मैं काम के अंदर आया तो आई थिंक फर्स्ट वीक इटसेल्फ मेरे को एक बहुत अच्छा बड़ा ऑर्डर जो था वो मिल गया, विच एट दैट टाइम वाज द बिगेस्ट ऑर्डर फॉर आवर फैक्ट्री। तो मेरे को लगा यार ये लाइफ तो बड़ी आसान है कि आपको आए हो और आपको काम मिलना शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। सो बाय द टाइम आई क्लियर्ड माई सीए, आई वाज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इनटू बिजनेस। मैं अपना पूरा रूटीन मेरा वो होता था, मैं सुबह क्लासेस वगैरह करता था, ऑफिस आता था, सारा कुछ करता था। तो अराउंड फॉर द फर्स्ट 8-10 ईयर्स ऑफ माई वर्किंग करियर मैं फैक्ट्री के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व था। मैं ट्रैवल करता था, बाकी सारी चीज़ें वगैरह जो था एज अ बिजनेस वो करता था। और सीए जो था फिर धीरे 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 बैक बर्नर पे चला गया, क्योंकि जब ज़्यादा ध्यान नहीं किया तो उसमें चला गया। इसी टाइम पे आई थिंक 2005 या 2006 के अराउंड मेरे को, मैं ट्रैवल कर रहा था, बैंगलोर में था, तो मेरे को वहाँ पे एक अमेरिकन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे ग्राको के, जो स्प्रे इक्विपमेंट्स में काम करते थे। तो वो मेरे को मिले, तो मेरे को लगा कि ये मेरा जो बिज़नेस है उसका ऑटोमेशन का नेक्स्ट या मैकेनाइजेशन का नेक्स्ट प्रोसेस है। हमने उनसे बात करनी शुरू करी और 2006 में मेरे को याद है, ऑलमोस्ट अब 20 साल पहले हमने उनके साथ में एग्रीमेंट साइन किया एज अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ग्राको। सो ग्राको का एक डिवीजन था CED, दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्टर इक्विपमेंट डिवीजन। सो बेसिक जो था वो 2006 में मैंने उनके साथ में काम शुरू किया। सो अगर मैं अपने आप को वैसे डिफाइन करूँ, सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, आई एम अ बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन।
because of mechanization now I'm a hands-on engineer by choice, Right. and I help my customer to mechanize and to increase their productivity. So that is what I have been doing for the last 20 years now. 10 years was obviously different, but last 20 years has been for this thing. Right. So 20 years of mechanization के अंदर काफ़ी सारे और भी ब्रांड्स हमारे साथ में एसोसिएट हुए, all related to industry only. Somehow synergy रही है सारे ब्रांड्स में, which has been a good thing. So हमारा जो कस्टमर बेस है वो उसी कस्टमर बेस में हमने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ग्रो किया है. Right. और आज अगर देखें, अगर हम वाटर प्रूफिंग की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 50% प्लस जो मेरा बिजनेस है वो वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर्स या वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री के थ्रू आता है. Right. Right. Got it. Excellent experience you have in this particular industry. So आपने पिछले 20 साल में जब से आपने अल्फा मार्केटिंग स्टार्ट किया, what change have you observed in the industry overall? See, overall, like I said, 20 years back मैकेनाइजेशन जो था वो तो बिल्कुल ही अननोन था, more or less. बहुत ही रेयर होता था कि कोई वो करता था बात वगैरह. तो हम 20 years से पहले मेरे को, और आज भी है, लेकिन पहले क्या होता था कि ऑलमोस्ट 20-25 डेमोज करने पड़ते थे एक इक्विपमेंट बेचने के लिए. और हर इक्विपमेंट जो हम बेचते थे उस टाइम पे वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी कि एक इक्विपमेंट बेचा तो सारी तरफ हमने मेल्स वगैरह डालनी, सबको फ़ोन करना है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आज हमने एक मशीन बेची, चाहे वो छोटी भी होती थी या कुछ भी होता था, उसकी एक अलग तब टाइम पे खुशी होती थी. हाँ, 20 years डाउन द लाइन थिंग्स हैव चेंज कंसिडरेबली, बट इतना बड़ा नहीं है. आज भी मार्केट के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि अभी भी देयर आर वेरियस रीजंस फॉर इट, जो भी हम आगे बात भी करेंगे. आज भी मार्केट के अंदर बहुत बड़ा चंक है जो कॉन्ट्रैक्टर्स का और जो काम करने वालों का, जो सारा कुछ जो है वो मैनुअली कर रहे हैं. सो मार्केट के अंदर चेंजेस काफ़ी आए हैं. हाँ, अब लोग बात करते हैं, अपने आप फ़ोन करते हैं, पूछते हैं. इतने सालों के अंदर आपका मार्केट के अंदर थोड़ा गुडविल और ये भी हो जाती है कि लोगों को लगता है कि हाँ, इनके पास अगर हम जाएंगे तो एडवाइस वगैरह जो है सही मिलेगी. तो उसके बेसिस के ऊपर ये चेंजेस तो हमने देखे हैं, बट ओवरऑल अगर आप बोलें, वी स्टिल हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो. इट्स नॉट कि थिंग्स आर नॉट एज इफ कि आज भी डेमो नहीं करना पड़ता, आज भी करना पड़ता है, आज भी कस्टमर को चेज करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है. हाँ, क्योंकि अब हमारे पास में केस स्टडीज़ हैं, या हमारे पास में अपनी जो विन्स वगैरह, हाँ, जो आप जिनको काउंट करते हो कि ये हमारा विन्स हैं, या बड़े बड़े ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके नाम से आपको काफ़ी ज़्यादा वो मिलता है, तो ऐसे वाले अब केसेस अब ज़्यादा हो गए. तो ये एक हमारे पास में अब बेनिफिट है. तो आपके हिसाब से जिन भी सेगमेंट्स में हम लोग मशीनरीज डील करते हैं, उस सेगमेंट में जो टोटल इंडिया में काम होते होंगे उसमें से कितने % काम मशीनरी से हो रहे होंगे आज की डेट में? इफ़ वी टेक ऑल टाइप्स ऑफ मशीन, कुछ लोग अगर लो कॉस्ट टू हाई कॉस्ट, मतलब हर टाइप की मशीन अगर हम ले लें तो कितने % हो रहे होंगे अप्रॉक्सीमेट? ओवरऑल काम जो है आई वुड स्टिल से 20-30% के करीब. तभी मैंने आपको बोला कि बहुत स्कोप है एज फार एज इक्विपमेंट इज कंसर्न. देखिए, मशीन्स के साथ में ना एक जो सबसे बड़ी हमारे साथ में अभी भी चैलेंज है जो इंडिया के अंदर, वही है कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं ना, या कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, वो बहुत फ्रेगमेंटेड और बहुत छोटे हैं. इवन बड़ी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स आती भी हैं, उसके अंदर हमने बहुत बारी देखा है कि जो क्लाइंट होता है वो प्रोजेक्ट को पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सबके ऊपर. इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि क्लाइंट को ट्रस्ट ना हो कि इतना बड़ा अगर मैं काम किसी को दे देता हूँ तो ये काम पूरा कर लेगा या नहीं करेगा. तो जैसे ही आप इसको ब्रेक कर देते हैं प्रोजेक्ट्स को, या सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपकी उसकी मैकेनाइजेशन के अंदर उसकी वायबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है. क्योंकि आपको रिटर्न्स नहीं देखना ना. एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन है हर कोई जो काम कर रहा है वहाँ पे. अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो बिजनेसमैन है, अगर उसको रिटर्न्स नहीं दिखेंगे उसके अंदर, तो वो उसमें नहीं करेगा. तो अभी भी बहुत बड़ा चंक है जिसके अंदर आज भी हम जाते रहते हैं कि लोग जो हैं काम कर रहे हैं या मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, तो बहुत बेसिक लेवल के ऊपर मैकेनाइजेशन कर रहे हैं. अगर आपने एक एंगल ग्राइंडर भी लगा दिया सरफेस प्रिपरेशन के लिए, वो भी मैकेनाइजेशन है. हाँ, आप फायर ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो वो मैनुअल है, लेकिन जैसे ही आपने एंगल ग्राइंडर लगा दिया, मैकेनाइजेशन है. लेकिन क्या एंगल ग्राइंडर सॉल्यूशन है या एंगल ग्राइंडर एंड गोल है? वो एक चीज़ है जो डिबेटेबल है. और ऑब्वियसली
अगर मेरे से आप पूछेंगे, जो मशीन्स के अंदर ही डील करता है उसको ये लगता है कि नहीं, ये तो बस थोड़े टाइम के लिए स्टॉप गैप आपने लगाया हुआ है ये देखने के लिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी डेफिनेटली, जैसे ही आपने वायर ब्रश से आप एंगल ग्राइंडर पे भी गए तो आदमी जो काम कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन क्या आप उसको ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को, ये एक अलग बात है। इसमें जो मशीन्स हैं, जैसे आपने बताया वाटर प्रूफिंग इज अ मेजर सेगमेंट जहाँ पे मशीन्स यूज होती हैं, तो वाटर प्रूफिंग के अलावा और किन सेगमेंट्स में मशीन्स यूज होती हैं आजकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में? देखिए, सिविल का कंस्ट्रक्शन वाली अगर साइड पे देखें, जो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखता, तो सिविल कंस्ट्रक्शन में तो सारा काम ही आज की डेट में मैकेनाइजेशन से हो रहा है। चाहे आप उसको पाइलिंग से ले लीजिए, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स ले लीजिए, क्या कहते हैं, ये कंक्रीट के जितने सारे कुछ बैचिंग वगैरह हो गया, सारा कुछ हो गया। सो ये सिविल वाली जो उनसी साइड है, एज फार एज द बेसिक स्ट्रक्चर इज कंसर्न, उसके अंदर मैकेनाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा रोल है और काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं उसके अंदर, क्योंकि सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं ना, वो बड़ी मशीन्स और बड़ा वाला जो ये सेगमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे ही आप सिविल स्ट्रक्चर ख़त्म करते ही आप फिनिशिंग की तरफ आने शुरू करते हैं। उसका एक सबसे बड़ा आप एग्जांपल ले लीजिए प्लास्टरिंग का। इस टाइम पे प्लास्टरिंग जो है वो बहुत बड़ा बॉटलनेक है, लेकिन इंडिया में आज भी मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 99% प्लास्टरिंग वर्क जो है वो हाथ से ही हो रहा है। राइट। तो प्लास्टरिंग की, जबकि यूरोप में और बाकी कंट्रीज़ वगैरह में, यूरोप में क्योंकि प्लास्टरिंग का कंसेप्ट है, अमेरिका के अंदर प्लास्टरिंग की कोई बात नहीं करता, यूरोप के अंदर प्लास्टरिंग मशीन जो है पिछले 30-40 साल से, मिडिल ईस्ट के अंदर सारा का सारा प्लास्टरिंग वर्क जो है वो मशीन्स के साथ हो रहा है, लेकिन इंडिया में आज भी 99% काम जो है वो हाथ से हो रहा है। सो जैसे ही आप फिनिशिंग की तरफ जाना शुरू करते हैं ना, जहाँ पे आपको छोटी मशीन्स और अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कि प्लास्टरिंग का कॉन्ट्रैक्टर अलग आ जाएगा, उसके बाद में पीओपी करने का कॉन्ट्रैक्टर अलग आ जाएगा, पेंटिंग का डेफिनेटली अलग आएगा, वुड वर्क का अलग आएगा। तो ये सेगमेंट्स आप देखते जाएंगे तो यहाँ पे जो है, क्योंकि काम फ्रेगमेंटेड होता जा रहा है और उसके बाद में हर किसी के अंदर अलग 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 कॉन्ट्रैक्टर्स आते जा रहे हैं, तो इस लेवल के ऊपर मैकेनाइजेशन आते आते धीरे 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 कम होती जाती है। सो मशीन्स ऑलमोस्ट सब काम के लिए अवेलेबल है। किस एक्सटेंट तक है या आपके प्रोजेक्ट के लिए कितनी सूटेबल है वो अलग बात है, वो एक चीज़ है देखने वाली, लेकिन ओवरऑल आप अगर अपने भी एक्सपीरियंस से देखेंगे तो ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ सिनेरियो, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवेलेंट है इंडिया के अंदर, और वहीं पे जाके बॉटलनेक्स और स्लो डाउन होने शुरू होते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह। राइट, राइट। सो जैसे मशीन अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई एप्लीकेटर यूज़ करता है, आई एम श्योर उसके फ़ायदे बहुत हैं, तो टॉप 3 फ़ायदे क्या है कि क्यों किसी को मैनुअल वर्क से मशीन पे शिफ्ट होना चाहिए? व्हाट आर द टॉप 3 रीजंस अकॉर्डिंग टू यू? अगर हम वापस वाटर प्रूफिंग के ऊपर आते हैं, क्योंकि आपका और मेरा फील्ड काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर है, हम ज़्यादा समझते हैं उसके अंदर। राइट। 3 या 4 जो मैं समझता हूँ अपनी तरफ से। एक तो सबसे बड़ा जो सेगमेंट है कि आपकी प्रोजेक्ट साइट्स बदल गई हैं सारी की सारी। आज से 70, 80, 100 साल पहले बीबी ब्रिक बैट कोबा जो बड़ा पॉपुलर होता था, और स्लोप्स होती थी, ड्रेनेज होती थी, सब कुछ हो जाता था। बाथरूम्स अलग होते थे, शाफ्ट्स होती नहीं थी, G+2, 3, 4 की कोई बात ही नहीं करता था, तो सारा कुछ जो था वो सॉर्टेड था। आज अगर आप देखते हैं प्रोजेक्ट साइट्स के ऊपर, छत जो है यूटिलिटी से भरी हुई है, सबने उसके अंदर पंक्चर करने हैं। G3, 4, G5 पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ पे भी जा रहे हैं। पोडियम्स, वहाँ पे आपको लैंडस्केपिंग भी करनी है। अब लैंडस्केपिंग करनी है तो नीचे बेसमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह से ना ये शाफ्ट्स इतनी सारी बढ़ गई हैं, तो इसके बिकॉज ऑफ ऑल दिस आपका मार्केट में देखेंगे नई टेक्नोलॉजीज़, नए प्रोडक्ट्स आ गए। अब नई टेक्नोलॉजीज़, नए प्रोडक्ट्स आएंगे तो उसके साथ में उसके एप्लीकेशन के तरीके भी बदलेंगे। सो मेरे एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आप मैकेनाइजेशन की तरफ क्यों जाना चाहते हैं या क्यों जाना पड़ेगा आपको। सेकेंड, ऑब्वियसली टाइमलाइंस। आज की डेट में आप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स देखिए, एयरपोर्ट्स का 3 साल, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स 2 साल, मतलब प्रोजेक्ट के जो डेडलाइंस है ना वो इतनी टाइट हो गई है। अब हम उसको मीट कर पाते या नहीं कर पाते वो एक अलग बात है, लेकिन डेडलाइंस इतनी टाइट हो गई हैं कि अब आपको मैकेनाइजेशन जो है वही एक तरीका दिखेगा आगे। अगर आप मैकेनाइजेशन नहीं कर पाते तो आप वो डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाते कि आपको उनको मीट करना है। तीसरी चीज़ जो हमने बार बार देखी है वो यही वाली है कि आपके पास में स्किल्ड मैन पावर की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, और हम जैसे बात करेंगे ये चीज़ बार बार आती रहेगी कि इंडिया के अंदर आपको स्किल्ड मेसन्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, ऐसे वाले लोग जो हैं जो प्रॉपर स्किल्ड काम करते हैं, उनकी बड़ी शॉर्टेज है।
अब वो शॉर्टेज है तो जो आपके पास में अवेलेबल पूल है या जितनी मैन पावर है उस सेगमेंट में, आपको उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अगर आप उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते तो आपके पास में वो एक हमेशा चैलेंज रहेगा। राइट। सो बेसिकली मेरे ख्याल से जो आपका क्वेश्चन था वो इन 3 चीज़ों के अंदर मोरलेस ये हो जाता है। ये 3 बहुत बड़े कारण आपने बताए हैं कि एनीवन जो आज मैनुअली ही मन बना के बैठे है कि मैनुअली सब कुछ हो जाता है, क्यों उसको कंसिडर करना चाहिए मशीनरीज के ऊपर अपने आप को शिफ्ट करने के लिए। हाँ, एक और चीज़ आप बहुत सालों तक, अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। बहुत सालों तक हमारा क्या था, वाटरप्रूफिंग जो थी वो फाइनल कोटिंग, जो डेकोरेटिव कोटिंग हम पेंट वगैरह करते थे, उससे पहले एक कोटिंग का सिर्फ वो होता था। वो बोलते थे बस इसको कोटिंग कर दो, लगा दिया, इसके ऊपर पेंट कर दो, हो गया काम, बस खत्म हो गया। वाटरप्रूफिंग अब धीरे धीरे एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच की तरफ जा रहा है। अगर आप स्पेशलाइज्ड ब्रांच की तरफ जाते हैं तो फिर आप उसके साथ साथ आपको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स भी चाहिए। आप खाली ये नहीं कर सकते कि हाँ पेंट के लिए आया, जो आया ब्रश आया, ये आया, इसके साथ आप कोटिंग कर दो, ये आपका काम हो गया। वाटरप्रूफिंग अब नहीं है वो वाली चीज़। वाटरप्रूफिंग बहुत सालों तक रिपेयर एंड रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्री का पार्ट रही है, लेकिन आज की डेट में वाटरप्रूफिंग नई कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी रिपेयर और रिहैबिलिटेशन के टाइम पे। सो ट्रेंड चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली ट्रेंड चेंज हो रहा है तो एंड यूजर को भी चेंज करना पड़ेगा, जो पूरी की पूरी चेन है उसको बदलना पड़ेगा उसके। राइट, गॉट इट। हम बात करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हम पकड़ते हैं, उसके अंदर हम बॉटम टू टॉप अलग अलग एरियाज पकड़ते हैं, कहाँ पर किस टाइप की मशीन्स यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसमेंट। अब बेसमेंट में जब राफ्ट के लेवल पे व्हाट ऑल मशीन्स आर पॉसिबल टू बी यूज्ड? सो इफ यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट वाटरप्रूफिंग अगेन, सो राफ्ट के अंदर आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट जो है वो मेम्ब्रेन्स है, प्री फॉर्म्ड मेम्ब्रेन्स जिसको हम बोलते हैं। HDP इस टाइम पे बहुत पॉपुलर है। थोड़े टाइम पहले तक HDP सेल्फ एडेसिव वाली आती थी मेम्ब्रेन, फॉर सम रीजंस अब वो हट गई है, उसकी जगह आपके पास में हीट वेल्डेबल वाली आ गई। सो हीट वेल्डेबल के अंदर आपको, अगर आपके पास में HDP ही है स्पेसिफिकेशंस में, तो आपको विदाउट मशीन आप नहीं कर सकते, क्योंकि हीट वेल्डेबल जो काम होना है उसके लिए जो मशीन है वो होना ज़रूरी है। सो वेल्डेबल वाला आपका आपका सेगमेंट, अगर हम ड्राफ्ट से बढ़ते हैं, उसके बाद रिटेनिंग वॉल्स आ गई आपकी। रिटेनिंग वॉल्स पे फिर से कोटिंग्स कोई भी हो सकती हैं, काफ़ी सारे अलग अलग हैं। अब स्पेक्स में क्या होता है, थोड़े टाइम से अब हमने ये देखना शुरू कर दिया है कि बहुत जगह पे रिटेनिंग वॉल्स के अंदर जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे पॉलीयूरिया स्पेसिफिकेशंस में आ गया। अगर आप पॉलीयूरिया करते हैं तो पॉलीयूरिया आप 100% मशीन के साथ कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। हैंड अप्लाइड पॉलीयूरेथिन्स हैं मार्केट के अंदर, लेकिन अगर आपके पास में स्पेसिफिक पॉलीयूरिया आए जिसके अंदर आपको हीट अप्लाइड उसके साथ में करना है, तो उसके लिए आपको मशीन्स जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद अब आ जाते हैं पोडियम के ऊपर। जैसे मैंने मैं पोडियम पे आने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे आपने पॉलीयूरिया की बात करी, सो देयर आर लॉट ऑफ कोल्ड अप्लाइड पॉलीयूरिया सिस्टम्स आल्सो। क्या उसके लिए भी मशीनरी की ज़रूरत होती है फॉर पॉलीयूरिया? उसको आप कर सकते हैं, अगर आपको करना हो। हीट अप्लाइड जो है वो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, मतलब जो हीट ये वाला जो है जो 2 कंपोनेंट वगैरह है, सिंगल कंपोनेंट्स वाले एक्रेलिक्स और पीयूज वगैरह जो है वो भी आप मशीन के साथ अप्लाई कर सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन। लेकिन उसके अंदर आपके पास में ऑप्शन है कि आप हाथ से करना चाहते हैं, मशीन से करना चाहते हैं। वो मटेरियल की विस्कोसिटीज, मटेरियल की केमिस्ट्रीज वगैरह काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि एरिया कितना बड़ा है आपको। मशीन से टिपिकली आपने काम करना हो तो एक दिन में 1000-1200 स्क्वायर मीटर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपके पास में एरिया कितना है, आपके पास फ्रंट कितना मिल रहा है, तो उन सारी चीज़ों से उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही वाली जो चीज़ आप पूछ रहे हैं मैं पोडियम के ऊपर, वहाँ पर तो पोडियम के ऊपर आप आ जाते हैं। तो पोडियम इस टाइम के अंदर काफ़ी बड़ा, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो पोडियम के अंदर वो होता जा रहा है। और क्योंकि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में आजकल पोडियम के नीचे से हर जगह ही बेस पार्किंग्स हैं, तो आपको पोडियम को, और उसके ऊपर लैंडस्केपिंग भी एक बहुत बड़ा आज ट्रेंड है जो काफ़ी सालों से अब चल रहा है और चलता भी रहेगा। सो पोडियम्स के ऊपर करने के अंदर अगेन सिंगल कोल्ड अप्लाइड मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं या हीट अप्लाइड वगैरह हो सकती हैं। मेम्ब्रेन्स जो स्प्रे अप्लाइड होते हैं उनका बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि सीमलेस होती हैं। सीमलेस मतलब आपको जॉइंट जो है पता नहीं लगता या दिखता नहीं है जब तक आप स्पेसिफिकली बहुत ध्यान से मत देखें, क्योंकि जब आप उसको ओवरलैप करते हैं तो आपस में मेम्ब्रेन के जॉइंट्स वगैरह जो होते हैं वो होते हैं।
सो पोडियम अगेन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें काम करते हैं। उसके बाद जब आप फ्लोर्स पे चलते हैं तो आपके पास में संकन वगैरह एरियाज आ जाते हैं, बाथरूम बालकनीज वगैरह। हमेशा एरियाज बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आज की डेट में अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी अपने कस्टमर के साथ बैठा हुआ था, तो कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे इस टाइम पे 4000 प्लस बाथरूम्स हैं। ओके। क्योंकि हर फ्लोर के ऊपर 12-16 बाथरूम्स, 20-30 स्टार्स और ऐसे करके काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। लेकिन आप संकन एरियाज और इन सारी जगह पे मशीन यूज़ कर सकते हैं नहीं, मशीन्स अवेलेबल हैं, लेकिन मशीन यूज़ कर सकते हैं नहीं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास में फिर से कि फ्रंट कितना है और आपके पास में वायबिलिटी कितनी है छोटे छोटे एरियाज के अंदर उसको मशीन्स को यूज़ करने की। और फिर अगर आप रूफटॉप पे चले जाते हैं, वो शुरू से जब बेबीसी होता था तब भी सारा कुछ रूफटॉप के ऊपर ही होता था। आज की डेट में काफ़ी सारी और टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। एक और चीज़ जो पिछले थोड़े टाइम से वो काफ़ी प्रेवलेंट होती जा रही है, वो है इंसुलेशन फोमिंग। सो इंसुलेशन, स्प्रे अप्लाइड इंसुलेशन फोमिंग के बारे में तो आपको बड़ा कुछ पता है। तो स्प्रे अप्लाइड इंसुलेशन फोमिंग्स जो आपकी ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह के कंसेप्ट है, तो आज काफ़ी सारा उसके अंदर वो आने लग गया है। तो उसके अंदर भी मशीन्स जो है, जो स्प्रे अप्लाइड मटेरियल है ऑब्वियसली वो मशीन के साथ ही हो सकता है। सो मशीन के साथ आप वो कर सकते हैं। आपने सीमेंटेशियस 2 कंपोनेंट अगर छत के ऊपर है, आप उसके भी मशीन्स हैं। और प्लस आपका सिंगल के लिक्विड मेम्ब्रेन्स जो हैं वो भी आप मशीन से कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। पोडियम और छत के ऊपर एक और चीज़ जिसके अंदर मशीन की बड़ी वैल्यू है, वो है सरफेस प्रिपरेशन की। वर्टिकल वॉल्स वगैरह के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सरफेस प्रिपरेशन जो है, अगर आप मेरे से पूछें तो सिंगल बिगेस्ट रीज़न ऑफ मेम्ब्रेन फेलियर जो आपका स्प्रे अप्लाइड फेलियर्स है, वो है सरफेस प्रिपरेशन। अगर आपने प्रॉपर सरफेस नहीं प्रिपेयर किया, आपने सरफेस के अंदर प्रॉपर बॉन्डिंग वगैरह का लिए सिस्टम नहीं छोड़ा कि मेम्ब्रेन जो है उसको अच्छी तरह बॉन्ड कर सके, सो सरफेस प्रिपरेशन जो है वो एक और सेगमेंट है जो अच्छा डेवलप हो रहा है। और अब काफ़ी सारी मीट्स वगैरह और जो हम करते हैं काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स वगैरह के साथ, वहाँ पे अब एक ये टॉपिक है जो बार बार डिस्कशन के अंदर अब आता है कि हम सरफेस प्रिपरेशन की तरफ क्या कर सकते हैं। क्योंकि सरफेस प्रिपरेशन अगर आपका प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी मेम्ब्रेन्स वगैरह की जो लाइफ है वो नहीं मिलेगी। और अभी आजकल आपको जैसे मालूम है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल सारी वारंटीज और ट्राई पार्टीज एग्रीमेंट्स और ये सारा कुछ होने लग गया है। तो अब कई बारी हमने देखा है कि एप्लीकेटर एज वेल एज क्लाइंट्स वगैरह वो पूछते हैं कि क्यों फेलियर हुआ, इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम इसको देख सकते हैं, इसके लिए क्या है। तो सरफेस प्रिपरेशन इक्विपमेंट्स जो है वो एक और बड़ा सेगमेंट है जो धीरे धीरे अब इवॉल्व हो रहा है। तो उसमें सरफेस प्रिपरेशन में क्या मतलब किस चीज़ के लिए मशीन होती है, कैसे प्रिपेयर करती है वो सरफेस को एग्जैक्टली? जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे बेसिक तो है कि पहले क्या होता था, वायर ब्रश मारा, झाड़ू लगाई, हो गया सरफेस प्रिपरेशन, यही हो गया ना। वायर ब्रश लगाया और झाड़ू लगाई, ये सिर्फ आप सरफेस को आपने साफ किया है, आपने उसके अंदर उसको प्रोफाइल नहीं दिया। सो आपको कोई भी कोटिंग करनी है, उसको एक एंकरेज पॉइंट चाहिए। एंकर किससे करेगा? आप ग्लास के ऊपर अगर ऐसे ही कोई कोटिंग कर दीजिए, स्मूथ सरफेस के ऊपर आप कोई कोटिंग कर दीजिए, तो वो कोटिंग होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि कोटिंग जो है उसको नीचे पकड़ने के लिए उसको कुछ नहीं मिला। सो आपको कोई भी कोटिंग करनी है, उसके लिए आपको एक प्रोफाइल की ज़रूरत है। इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं अलग अलग कि आपने किस लेवल की कैसे करनी है। सो आप उस कोटिंग को अचीव करने या उस प्रोफाइल को अचीव करने के लिए आपके उसके अंदर आप ग्राइंडर यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट ब्लास्टिंग यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर वॉशिंग कर सकते हैं। प्रेशर वॉशिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप साउथ में कोस्टल एरियाज़ में देखें वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे पानी का इतना प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ के अंदर जहाँ पे पानी का साल के अंदर साल में 8-9-10 महीने शॉर्टेज रहती है, तो यहाँ पे प्रेशर वॉशेस इतना प्रेवलेंट नहीं है। बट प्रेशर वॉशेस आपके हो गए, ग्राइंडिंग्स हो गई, आपने शॉर्ट ब्लास्टिंग्स हो गई, स्कैरीफायर्स हो गया। सो ऐसे काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप कंक्रीट के ऊपर सरफेस प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी का ही एक सेगमेंट जो है वो मेटल के ऊपर भी होता है। सो मेटल में भी जितने आपने कभी भी देखा हो, तो मेटल के अंदर भी अगर आपने कोई कोटिंग करनी है तो उसको बॉन्डिंग करने से पहले उस पर ब्लास्टिंग करना है। सो दोनों का कंपैरिजन वही है। एंड जो गेम या एंड जो आपको चाहिए वो ये चाहिए कि आपको एक प्रोफाइल चाहिए जो दोनों केसेस के अंदर आपके लिए काम कर सके। गॉट इट। एंड आपने जैसे एक मुझे बताया था कि एक पाइपलाइन रैपिंग के लिए भी हम लोग एक मशीनरी हमारे पास है, राइट?
पाइप कोटिंग के लिए? सो पाइप कोटिंग भी अगेन स्प्रे अप्लाइड ही हैं सारे के Okay. सारे, तो Okay. स्प्रे अप्लाइड इक्विपमेंट्स उसके अंदर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, एपॉक्सीज यूज़ कर रहे हैं, पीयू यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल एनामल्स भी आप लगा सकते हैं, कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं आपको बहुत ही लेमैन उसमें बताऊं, जो काम आप ब्रश एंड रोलर से कर सकते हैं उसका मैकेनाइजेशन सोल्यूशन है। राइट। उसका तो सबका मैकेनाइज सोल्यूशन है। हाँ, बहुत सारे ऐसे काम है जो आप ब्रश और रोलर से नहीं कर सकते, उनका भी मैकेनाइजेशन में सोल्यूशन है। राइट। सो जितने काम पिछले, मेरे ख्याल से ब्रश जो है उसको आए हुए और कुछ नहीं तो 600-700 साल हो चुके हैं, तो जो काम आप 600-700 साल से ब्रश और रोलर वाले उससे सेगमेंट से कर रहे हैं, रोलर करीबन 100-150 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, उन सारी चीज़ों के लिए मैकेनाइजेशन के अंदर सोल्यूशन है। राइट। राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन, सिर्फ यही चीज़ हमको ये देखनी होती है कि प्रोडक्ट की कोटिंग कैसी है, कोटिंग की केमिस्ट्री क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप सजेस्ट करते हैं कि हाँ आपको कौन सी मशीन की ज़रूरत है। गॉट इट, गॉट इट। इसको मशीन को चलाने के लिए जो ऑपरेटर होते हैं, आई एम श्योर कोई इतनी इजीली तो कोई ट्रेंड ऑपरेटर कहीं से ढूंढ नहीं सकता, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, एप्लीकेटर। सो हाउ कैन यू डेवलप एन ऑपरेटर इन योर टीम? सी, आना तो आपके पूल में सही है, राइट। तो आई एम श्योर कि जब भी किसी के पास में, सपोज किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास 20 लोग या 30 जितने भी आदमी काम कर रहे हैं, एक चीज़ अगर आप देखेंगे ना, बाहर यूरोप और अमेरिका और इंडिया के अंदर फ़र्क ये है कि बाहर जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना, चाहे आज वो जिस भी लेवल पे हों, बहुत सारे आज भी साइट के ऊपर खुद काम कर रहे होते हैं, और अगर बहुत बड़े हो जाए तो उन्होंने किसी टाइम पे काम किया हुआ है, तो उनको ना लिटरली मशीन के बारे में ना बहुत कुछ पता होता है। अगर आप उनसे बात करो ना, तो हम लोग खुद ही सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज होती है इन मशीन्स के बारे में कि उनको सब कुछ पता है, उसको खोलना कैसे, डिसमेंटल करना है, कैसे करना है। इंडिया में ये सिनेरियो नहीं है। इंडिया के अंदर ऑब्वियसली जो कस्टमर जो हमको पैसे दे रहा है और जो एक्चुअल एंड यूज़र है, वो दोनों फ़र्क है। तो अब एंड यूज़र जो है उसके लिए मशीन्स जो हैं वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होगी या उसको देखते ही वो डर जाएगा तो वो हाथ नहीं लगाएगा, और मशीन्स काफ़ी महंगी भी होती हैं। तो काफ़ी महंगी मशीन्स वगैरह के लिए आपको फिर अलग से पूल चाहिए होता है उनका। सो मेरी हमेशा यही सजेशन होती है हर किसी को कि आपकी उसमें से कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो मशीन की ओनरशिप लेने के लिए तैयार हो, ओनरशिप इन द सेंस कि वो बोले कि हाँ ये मशीन को मैं ख्याल रखूंगा, आप उसको हमको दीजिए, हम आप उसको ट्रेन करेंगे। स्प्रे करना, स्प्रे टेक्निक्स जो हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व होती हैं, आपको कैसे यूज़ करनी है मशीन वो धीरे धीरे आप सीखते हो, लेकिन मशीन को साफ कैसे रखना है और आपको मशीन का ख्याल कैसे करना है वो पहले दिन से करना पड़ता है। सो नॉर्मली हम जब भी जाते हैं साइट पे, हम 2-3 लोग जो भी हमको शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम उनको देखते हैं कि हाँ इसमें से कौन सा ऐसा आदमी है जो इस वाली चीज़ को ज़्यादा समझता है और जो काम करेगा। कंस्ट्रक्शन केमिकल की लाइन में एक प्रॉब्लम है कि कंस्ट्रक्शन केमिकल की लाइन में जब तक आप हाथ गंदे करने के लिए तैयार नहीं हो, आप आगे कुछ नहीं कर सकते। एंड ऑफ द डे आपको हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। तो जो वो करने के लिए तैयार है, उसके बाद में उसको सिखाने में इतना टाइम नहीं लगता, स्प्रे करना सिखाने में टाइम नहीं लगता। आफ्टर सेल सपोर्ट सीखते सीखते धीरे धीरे आ जाता है। हाँ, ट्रबल शूटिंग्स जो हैं उसको हम बताने में हमको कुछ इतना टाइम नहीं लगता। तो नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन मशीन कितनी बड़ी है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, तो मेरी टेक्निकल टीम है वो साइट्स के ऊपर जाती है, साइट के ऊपर स्टे करती है, सिखाती है कैसे करना है, फॉलो अप विजिट्स करते हैं। आजकल बहुत आसान हो गया, वीडियो कॉल कर लीजिए, देख के पता लग जाता है। काफ़ी लोग जो हैं हमारे अब बहुत सालों से साथ में हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा आसान हो गया, उनको पता लग जाता है। आप बात नहीं पूरी ख़त्म करते उससे पहले वो बता देते हैं अच्छा आपकी ये प्रॉब्लम है। सो ये वाले सिनेरियोज जो हैं ये है। बट कुछ जो बड़ी मशीन्स वगैरह हैं उसके लिए काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स हो गए हैं, ऑपरेटर्स। जो फ्रीलांसर्स ऑपरेटर 2-3 महीने 4 महीने के लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो पूरे लंबी ड्यूरेशन के लिए नहीं, लेकिन आप उस टाइम तक आपकी अपनी टीम उसको सीख सकती है, ग्रास्प कर सकती है कि क्या उसके न्यूआंसेस हैं, किस तरह से आपने काम करना है, तो वो कर लेती है।
तो उससे भी काम हो जाता है। हाउ मच डू दीज गाइस चार्ज, मतलब जो फ्रीलांसर्स होते हैं टिपिकली? सी फ्रीलांसर्स डिपेंडिंग अपॉन, अगर मैं बोलूँ कि आप पॉलीयूरिया का काम कर रहे हैं, पॉलीयूरिया का मशीन इट्स अ फेयरली एक्सपेंसिव मशीन, वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ अराउंड 20-25 लाख रुपीज़ फॉर अ मशीन। अब फ्रीलांसर होगा वो महीने का 35-40 हज़ार रुपये ले लेगा, गॉड, तो वो 2 महीने 3 नॉट महीने, बैड। हाँ इट्स नॉट, क्योंकि अपने आप में आप ROI अगर आप देखते हैं तो उस हिसाब से अच्छी उसके अंदर, क्योंकि पॉलीयूरिया के अंदर अच्छी है। उसी तरह से अब छोटी मशीन्स वगैरह हो गई, जैसे हम एक सेगमेंट है जिसके अंदर हम नॉट रिलेटेड टू वाटर प्रूफिंग, आपका रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर है, जो रनवे मार्किंग्स करते हैं एयरपोर्ट्स पे या रोड्स वगैरह पे। अब उसके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो वाली मशीन टिपिकली 10-12 लाख 15 लाख रुपए की रेंज की होगी अगर, तो उसका जो ऑपरेटर है वो 20,000 25,000 रुपये। सो डिसेंट है, कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। जैसे हमने बोला ना कि इंजीनियर्स वगैरह लेवल के लोग हाथ गंदे नहीं करेंगे, तो आना जो पूल जो आना है वो इन्हीं लोगों में से आना है जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, और अगर आप उसको सिखाते हैं तो वो काफ़ी, इतना टाइम नहीं लगता कि मैं बोलूँ कि हाँ आपको सीखते सीखते 6 महीने लग जाएंगे, ऐसा सिनेरियो नहीं आता किसी भी मशीन के ऊपर। राइट। हाँ, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जो एप्लीकेटर्स के लिए हम जो हमेशा बोलते हैं, अगर आपके पास ट्रेंड मैन पावर है तो उसको रिटेन करना सीखो, क्योंकि ट्रेन मैन पावर जो है उसको रिटेन करना जो है वो आपके लिए लॉन्ग रन में ज़्यादा अच्छा है रादर देन नए को सिखाते रहना। और दूसरी चीज़, एक सेकंड इन लाइन चेन तैयार रखो, अगर एक चला जाए तो दूसरे को इतना पता होना चाहिए कि हाँ अगर हम उसको फिर से गाइडेंस कर रहे हैं तो 0 से नहीं कर रहे, तो 0 to 10 का लेवल है तो हो सकता है हम उसको 5-6 से हम उसको आगे पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो ये वाली दो चीज़ें जो हैं ये मैं काफ़ी बारी सजेस्ट करता हूँ कि आप रिटेन करना, अगर आप रिटेन कर सकते हो नथिंग लाइक इट, और अगर आप नहीं करते या आपको लगता है कि ये चला जाएगा तो पीछे से नेक्स्ट उसको तैयार रखो आप, ज़रूरत रहेगी आपको उसकी। राइट। सो एक मशीन को ऑपरेट करना सीखने के लिए कितने दिन की ट्रेनिंग आपके पास ज़रूरी है? नॉर्मली सिंगल कंपोनेंट वाले जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसमें 2-3 दिन के अंदर अच्छा आ जाता है उसके अंदर, उसके बाद एक या 2 बारी फॉलो अप विजिट करना पड़ता है। 2K वगैरह थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, उसमें 5 दिन 6 दिन तक भी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन साइट कंडीशंस कैसे हैं क्या नहीं है। सो ये वाली चीज़ें जो हैं, कई बारी साइट्स के अंदर ऐसे भी होता है कि रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, मशीन की रिक्वायरमेंट अलग है, साइट के ऊपर नहीं मीट हो रहा, बट छोटी मशीन्स ग्राउटिंग पंप्स वगैरह जो होते हैं वो 1 दिन के अंदर भी, क्योंकि ग्राउटिंग के अंदर कुछ सीखने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है सिवाय इसके कि आपको सफाई कैसे करनी है। राइट। सो एंड ऑफ द डे सारा कुछ सफाई उसी के ऊपर है कि आप जितना मशीन को साफ रखोगे उतनी मशीन जो है वो यूज़र फ्रेंडली है। राइट, उतनी यूज़र फ्रेंडली है। राइट। तो क्या ये भी डर होता है किसी को मशीन लेते हुए कि व्हाट इफ मैं इससे कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करूं या कोई नए ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करूं, वो मैं इस मशीन से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या कोई फिक्स्ड ब्रांड के लिए टेस्टेड है मशीन्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं फिक्स ब्रांड्स के लिए। हाँ, फिक्स केमिस्ट्री के लिए वो है। तो अगर मार्केट में 10 अलग अलग कंस्ट्रक्शन केमिकल कंपनीज हैं, तो अगर आप डेटा शीट्स देखें तो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। एक प्रोडक्ट लाइन की ना डेटा शीट, एक कंपनी का नाम कुछ है दूसरी का कुछ है, तो डेटा शीट्स वगैरह जो होती है मोरलेस काफ़ी सेम होती है। सो अगर हमने एक का कर लिया, और हम बहुत क्लोजली काम करते हैं काफ़ी कंस्ट्रक्शन केमिकल कंपनीज के साथ में, हम उनके साथ ट्रायल्स करते रहते हैं। जब भी उनका नया प्रोडक्ट आता है हम उसको फिर से पहले अपने यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, ये देखने के लिए कि हाँ कौन सी प्रोडक्ट रेंज किस मशीन के लिए सूटेबल है। सो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक ले लिया तो आप इसी के साथ करेंगे। सो पीयूज जो है, सपोज हम बोलते हैं कि टिपिकली पीयूज जो है 80% वॉल्यूम सॉलिड है, और आपके पास में 3-4 घंटे का आपके पास में आराम से पॉट लाइफ मिल रहा है, तो अगर 3 घंटे है या 4 घंटे है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 80% वॉल्यूम सॉलिड की जगह 82 या 84 हो जाएगा या 70 हो जाएगा, बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, मशीन फिर भी वही रहेगी। राइट। तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास जा रहे हैं या एक उससे जा रहे हैं। और मशीन्स के केस में भी ऐसा ही है, मशीन्स भी मार्केट में जितनी अवेलेबल होंगी, अगर एक प्रोडक्ट रेंज एक उसके अंदर है तो मोर और लेस आप एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए मशीन्स नॉर्मली नहीं लेते, क्योंकि आपको बहुत आराम से उसकी ROI नहीं आती, या जब तक आपके पास में एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे बहुत ही लंबा काम है तो आपको ये देखना पड़ता है हाँ कैसे आ रहा है। बट ये
कि आपको कंपनी चेंज करी तो मशीन चेंज करनी पड़ेगी। राइट राइट, ऐसा कोई वो नहीं। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। क्या इंजेक्शन ग्राउटिंग के लिए भी कुछ मशीन्स हैं हमारे पास? हाँ, सो मैंने जो वाटर प्रूफिंग लाइन में काम शुरू किया था, इनफैक्ट वो इंजेक्शन ग्राउटिंग से ही किया था। उससे पहले स्प्रे में करता था, लेकिन स्पेसिफिकली वाटर प्रूफिंग के अंदर तो आई थिंक 2007 या 8 के अंदर एक छोटे से इंजेक्शन ग्राउटिंग पंप होते थे जो कोरिया से मैंने मंगाए थे। सो 2-3 यूनिट मंगाए थे, डर के कि पता नहीं क्या है ये लाइन वगैरह। उससे पहले वो प्रोडक्ट्स जो थे ना, वो पंप्स जो थे छोटे वाले, वो दिल्ली मेट्रो में यूज़ हुआ था। जो जर्मन कंसल्टेंट्स आए थे वो लेकर आए थे। ओके। उससे पहले किसी को मालूम नहीं था कि ये पीयू या एपॉक्सीज के इंजेक्शन ग्राउटिंग आपको किस तरह करने हैं। सो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप ये देखो। हाँ, सो एक चीज़ मेरे लिए काफ़ी सालों से बड़ी अच्छी रही है कि मेरे कस्टमर्स जो होते हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि हाँ, ये वाली चीज़ है जिसके अंदर मार्केट के अंदर पोटेंशियल है, आप देखिए कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। सो वो मैंने तब मंगाए थे। मेरे को आज भी याद है, मैं काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो वाटर प्रूफिंग पे उस टाइम पे अच्छे बड़े बड़े नाम होते थे, छोटी सी मशीन थी 7-8 किलो की, उसको लेके हम जाते थे, टेबल पे रख देते थे और एंट्री वगैरह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हुआ था। ये बेसिक एक हो गया सेगमेंट। बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट सीमेंटेशियस ग्राउटिंग भी है जिसके अंदर हैंड पंप्स वगैरह यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर बड़े लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पे आपको फ्लो रेट चाहिए 20-30 लीटर 40 लीटर पर मिनट, तो उसके लिए सारे पंप्स जो है वो मैकेनाइज्ड चाहिए। आप हाथ वाले पंप से इतना फ्लो रेट नहीं ले सकते। एपॉक्सीज भी यूज़ डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया, वो छोटे पंप से उसके अंदर बड़े भी रेंज आती है। और इसमें सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो अगर आप सेगमेंट देखें वो 2K पंप्स हैं जो टनल्स वगैरह में यूज़ होते हैं, जिसके अंदर आप पानी के प्रेशर को रोकने के लिए, आप उसको नेगेट करने के लिए आप पंप केमिकल इंजेक्ट करते हैं और उसकी सेटिंग टाइम जो होता है, जैसे ही वो पानी के टच में आता है वो सेट होना शुरू हो जाता है। तो आपका अलग अलग 2 कंपोनेंट पंप्स होते हैं जिसके अंदर मटेरियल जो है लास्ट मोमेंट पे मिक्स होके और पंप होता है। तो रेंज है इंजेक्शन ग्राउटिंग में भी, बट इंजेक्शन ग्राउटिंग जैसे मैंने बताया कि वाटर प्रूफिंग लाइन के अंदर मेरा मेन जो सबसे पहले जो मेरा शुरू हुआ वो वाटर इंजेक्शन ग्राउटिंग से हुआ था कि इंजेक्शन ग्राउटिंग्स की क्या हुआ है। सो अब आज से 10 साल पहले मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा इंजेक्शन ग्राउटिंग का इतना ज़्यादा वो नहीं था। कुछ स्पेशलाइज लोग करते थे, क्योंकि इंजेक्शन ग्राउटिंग जो लोग कंस्ट्रक्शन केमिकल वगैरह में है वो जानते हैं कि वो अपने आप में एक बड़ा ही ट्रिकी सब्जेक्ट है, क्योंकि आप सब कुछ ही जो है नेगेटिव साइड से कर रहे हैं। तो नेगेटिव साइड से करने में आपकी एक्सपर्टीज जो है उसकी बहुत वैल्यू है वहाँ पे। सो बट अब हर जगह ही इंजेक्शन ग्राउटिंग स्पेसिफिकेशंस पे डलती रहती है, तो बहुत सारे नए लोग आ गए हैं इसके अंदर भी कि हर तरफ से वो हो रहा है। राइट, गॉट इट। इंडिया में मैंने देखा है कि बहुत सारी मशीन्स चाइना से या कहीं से इंपोर्ट होती हैं जो कि रिलेटिवली बहुत चीपर होती हैं कंपेयर टू द मशीन जो कि यूरोप या अमेरिकन ब्रांड्स की आती हैं इंडिया में। एंड इवन देयर आर अ लॉट ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। सो हाउ डज वन चूज कि किस टाइप की मशीन में उसको जाना चाहिए फॉर अ सिमिलर एप्लीकेशन, कि क्या जो सस्ती मशीन है क्या वो भी वो पर्पस सॉल्व करती है, या उसको एक लेमैन लैंग्वेज में हम कैसे समझ सकते हैं कि ये मशीन सब सेम है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, डेफिनेटली एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं हो रहा, क्योंकि आप अब अगर हम एयरलेस की बात करते हैं, एयरलेस एज अ टेक्नोलॉजी इज बीन अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 60+ ईयर्स, ज़्यादा ही हो गए, मोर देन दैट इनफैक्ट इट वुड बी क्लोज टू 80+ ईयर्स एयरलेस जो टेक्नोलॉजी वगैरह है। सो एयरलेस टेक्नोलॉजी तो है ही है, कॉपी करना वो भी बड़ा आसान है। आपने एक बार ही देख लिया, आपने उसको कॉपी कर दिया तो सारा कुछ कर दिया। अब बात सारी की सारी आपने एक चीज़ ये देखनी है कि आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट के साथ में, जैसे मैंने बताया कि वाटर प्रूफिंग लाइन कैसे चेंज होती जा रही है धीरे धीरे। आज से 20 साल पहले पॉलीयूरिया सुनने में नहीं आता था, आज की डेट में 2,000 3,000 स्क्वायर मीटर के प्रोजेक्ट्स भी पॉलीयूरिया के अंदर स्पेक्स में डाल देते हैं। सो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो टाइम के साथ साथ अपनी R&D की वजह से साथ साथ चलती जा रही हैं, और कुछ प्रोडक्ट या कुछ लाइन ऐसी है कि आपने ले लिया, आप उसके अंदर बेसिक चीज़ों के अंदर जाते रहेंगे और वो बेसिक चीज़ों में काम करेगी। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेंगी, अपने आप में नहीं है। हाँ, उसकी लाइफ है या नहीं है, उसके लिए आपको सपोर्ट मिलती है, आफ्टर सेल सर्विस मिलती है,
स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। अगर ये चीज़ें अगर आप रखते हैं दिमाग में, तो फिर कंपैरिजन जो है फिर आएगा, एप्पल टू एप्पल वाला जो है कंपैरिजन, कि ये सारी चीज़ें कैसे पूरी होंगी। हाँ, अगर आपने ये बोला कि मैंने मशीन ली, चल गई तो बहुत बढ़िया है, 4 महीने चले, 6 महीने चले, साल चल जाए, बहुत अच्छा है। तो अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ आप लेते हैं मशीन, तो फिर तो आप कुछ भी ले सकते हैं। और हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जिसके अंदर मशीन्स हुई। और जैसे मैंने बताया कि मैं मोस्टली ज़्यादा ब्रांडेड और बड़ी कंपनीज के साथ में काम करता हूँ, काफ़ी सालों से मेरा अब प्रोफाइल भी ऐसा ही है। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिस केसेस के अंदर ये होता है कि हमारी मशीन जो है twice, thrice as expensive as something else in the market। जैसे मैं आपको बताया, बेसिक कुछ काम में ज़रूर चल जाएगी, कोई मना नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो मशीन जो है वो नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, आपका जो पर्पस है वो पर्पस वो सॉल्व कर पाती है, मशीन ये नहीं कर पाती, वो एक और अलग चीज़ है। ये वाला चीज़ जो है, ये अगर आप देखते हैं तो फिर पर, और अच्छी ब्रांडेड मशीन्स जो हैं, मेरे ख्याल से 10 साल तो हम आज की डेट में किसी को भी बोलते हैं। मतलब मेरे से कोई पूछे कि मैं आपसे ये मशीन ले रहा हूँ, इसकी क्या लाइफ है, मतलब मैं 10 साल तक तो मेरे को सोचना भी नहीं पड़ता बोलते हुए। और मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं जो 12-15 साल 16 साल से मशीन यूज़ कर रहे हैं, आज भी चल रही, सर्विस, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बट तो इस तरह से देखें, हाँ, इंडिया मार्केट अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, प्राइस कॉन्शियस है, हर तरफ से वो है। अभी लेटली हमने ये भी देखना शुरू कर दिया है कि कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह जो डिफ़िकल्ट हैं, हार्ड टू स्प्रे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उसके अंदर क्लाइंट ने भी स्पेसिफिकेशंस में डालना शुरू कर दिया कि नहीं, आप ऐसा प्रोडक्ट लेकर आओ जो काम करे, सिर्फ दिखाने के लिए मशीन मत ले आओ। दिखाने के लिए अगर आप लेकर आ रहे हो, वो काम करता है या नहीं करता। नॉर्थ इंडिया में एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कंस्ट्रक्शन केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, टेम्परेचर वेरिएशन इतना ज़्यादा है। जैसे ही सर्दियाँ आई, एनजीटी बैन करे वो अलग बात है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आई तो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होंगे जो आराम से जून में स्प्रे हो रहे थे लेकिन नवंबर में स्प्रे नहीं हो रहे। अब ये वाली चीज़ें जो हैं, ये आपको फैक्टर इन करना पड़ता है। ये बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ में आती हैं, जैसे जैसे आप करते जाते हैं और सारा होता रहता है, तो ये है। बट हाँ, प्राइस स्पेसिफिक ये हमेशा ही चैलेंज रहता है। तो उसमें कहाँ पर एक आम आदमी समझना चाहे कि मशीन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एयरलेस स्प्रे की बात करूं, व्हाट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑन इनसाइड दैट मशीन, जिसके अंदर कॉस्ट कटिंग, कोई उसको चीपर बनाने के लिए कॉस्ट कटिंग कर पाता है। देखिए, सबसे बड़ा तो मोटर है। अगर आपकी मोटर कैसी है, मोटर की कैपेसिटी क्या है, एक तो यही सबसे बड़ा, मोटर जो है उसी ने सारा कुछ पंप। सो एक मोटर और एक पंप, बेसिक अगर ये आप चीज़ें देखें तो दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेन किसी भी मशीन की कॉस्ट है। सो आपकी मोटर जो है वो किस कैपेसिटी की या किस तरह से बनी हुई है, या अंदर क्या है। अभी तो जिस कंपनी ग्रेको के साथ मैं काम करता हूँ, उन्होंने लास्ट ईयर एक कंपनी टेक ओवर करी थी यूएस के अंदर, तो अब उन्होंने एक्सट्रीम टॉर्क करके एक टेक्नोलॉजी निकाली है, जिसके अंदर एक्सट्रीम टॉर्क के अंदर उन्होंने क्या कर दिया कि मोटर जो है उसका आरपीएम तो बहुत रिड्यूस कर दिया, लेकिन उसके अंदर पावर जो है वो बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा। सो एक तो आपका ये हो गया मोटर, और दूसरा जो है उसका पंप, कि पंप जो है, पंप कैसा बना हुआ है। तो बहुत बारी हमारे पास में कस्टमर्स आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो वाटर बेस घर के अंदर पेंट कर रहा था, वो तो बड़े आराम से हो रहा था, अब मेरे को ये पेंट करना है, सपोज एंटी कार्बोनेशन है, अब एंटी कार्बोनेशन कोटिंग करनी है, इसके अंदर मैं पानी नहीं मिला सकता, ये तो मशीन ही नहीं उठा रही। अब वो मशीन वाटर बेस के लिए सही बनी थी, जिसके अंदर आपने 30-40% पहले से ही वो वॉल्यूम सॉलिड था, उसमें से आपने 5 लीटर पानी और डाला, उसके लिए वो मशीन ठीक बनी हुई है, उसमें कोई वो ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो आपने अब काम करना है उस काम के लिए वो मशीन नहीं ठीक है। आप तो ये सोच के गए कि एयरलेस है, मेरे को स्प्रे ही तो करना है, मटेरियल मैंने डाला, मैं स्प्रे कर दूंगा। तो इस तरह से, वही मैंने बताया ना कि काफ़ी सारे मेरे पास में ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो बोलते हैं एक ही मशीन दे दो जो सारे काम करे। तो हम बोलते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन केमिकल कंपनीज को क्यों नहीं बोलते एक ही मटेरियल बना दो जो सारे काम कर लेगी। अगर वो सारे काम कर देंगे तो हम भी दे देंगे एक ही। इस तरह से अगर आपके पास मार्केट में 50 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अलग अलग केमिस्ट्रीज, अलग अलग यूजेज हैं,
तो आप ऐसे कि आप बोलो कि एक मशीन जो सारे काम के लिए बने, फिर पॉसिबल नहीं है ना। सो आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी मशीन जो है वो किस काम के लिए बनी हुई है, किस काम के लिए वो सूटेबल है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो लो एंड वाले, जैसे मैंने आपको बोला कि वाटर बेस्ड कोटिंग्स वगैरह हो गई, जिसमें डाइल्यूशन वगैरह हो गए, उसमें काफ़ी है कंपटीशन, क्योंकि वहाँ पे प्राइस गैप है। 50% के ऊपर भी आपको मशीन मिल जाएगी और वो काम करेगी, ऐसा नहीं है वो काम नहीं करेगी। हाँ, लेकिन जैसे ही आप स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में कंपटीशन चाइनीज़ या वैसे उसके साथ में नहीं है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट के साथ नहीं है। कंपटीशन फिर माइंडसेट के साथ है कि आप करना कैसे चाहते हैं। तो लो कॉस्ट वगैरह का है, और मैंने जैसे आपको बताया, काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करेगी। हाँ, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि हाँ मैंने 6 लाख रुपए की मशीन ली हुई है, मैं 15 लाख की क्यों लूँ, हो सकता है 6 लाख की मशीन जो है आपके पहला ही प्रोजेक्ट ख़त्म ना कर पाए। 15 लाख वाली मशीन जो है 5-7 साल बाद भी आप चला रहे हो। राइट। तो ये डिफरेंस रहेगा हमेशा। राइट। तो अगर एक मैं प्राइस रेंज की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर वेल्डिंग मशीन हमारे को लेनी है फॉर हॉट वेल्डिंग ऑफ एचडीपी मेम्ब्रेन्स वगैरह के लिए, क्या वो एचडीपी के लिए यूज होती है या वो मशीन और टाइप की वेल्डेबल मेम्ब्रेन्स के लिए जो यूज भी होती है? वेल्डेबल मेम्ब्रेन्स वगैरह, एचडीपी है, पीवीसी है, टीपीओज हैं, सब में सेम नॉर्मल, मशीन हाँ, चल जाती सब में ऑलमोस्ट सेम मशीन चल जाती है। इनके फिर स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, एएसटीएम स्टैंडर्ड्स तो आपको है ही है। तो इसी तरह से वेल्डिंग के अलग स्टैंडर्ड्स वगैरह आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये होती है कि आप किस प्रोडक्ट लाइन में यूज़ करना चाहते हैं। तो कोई भी थर्मोप्लास्टिक जो भी मेम्ब्रेन होती है, उसको आप इसी तरह से वो करते हैं। तो क्या प्राइस रेंज में आती होंगी इसकी मशीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू देखिए, एंडिंग? एचडीपी वगैरह वगैरह के अंदर जो अच्छी ब्रांडेड स्विस वगैरह जो मशीन्स हैं, क्योंकि स्विस ही है इसके अंदर लीडर, वो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख प्लस के ऊपर जाती हैं। Are you talking about back or which? हाँ, बैक इज व्हाट आई सेल। सो Yeah. बैक और कंपटीशन वगैरह, दे कम इन अराउंड, दे स्टार्ट एट अराउंड दैट रेंज। 5 लाख से स्टार्ट होती है। हाँ, गुड डबल सीम वेल्डेबल वाली जो मशीन्स वगैरह होती हैं, 5 लाख 6 लाख से ऊपर जाना शुरू होती हैं। सिंगल सिम की मशीन्स जो होती है वो कंपैरेटिवली जो टीपीओ के अंदर ज़्यादा प्रेवलेंट है। टीपीओ की मशीन्स जो है उसमें आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स लें तो 1.5 लाख रुपए की भी आ जाती है। अगर आप और ऊपर जाते हैं, ऑटोमेटिक की तरफ जाते हैं, तो ऑटोमेटिक डिपेंडिंग अपॉन कि आपको स्पीड क्या लेनी है, तो 3 लाख की भी है, 5 लाख की भी है, 7 लाख की भी है। फिर आपकी उसके ऊपर है कि आप प्रोडक्शन में कितनी स्पीड वगैरह लेना चाहते हो और कितना आपके पास में काम करने का फ्रंट है। ओके। सो ये है। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम चाइनीज़ वगैरह मशीन्स देखते हैं, तो चाइनीज़ मशीन्स ऑलमोस्ट 50% कॉस्ट के ऊपर आ जाती हैं। वो ऑलमोस्ट 50% कॉस्ट के ऊपर मिल जाती हैं यहाँ पे। तो बट लाइफ के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो जो यूरोपियन मशीन जिसके बारे में आप कह रहे हैं, बैक की अगर मशीन की बात करें वर्सेस चाइनीज मशीन जो 50% कॉस्ट पे आ रही है, लाइफ में मशीन के या आउटपुट में कितना डिफरेंस हो सकता है? आउटपुट में काफ़ी है। इनफैक्ट इस वाले के टेक्नोलॉजी के अंदर जो मैंने देखा है कि हॉट एयर जो वेल्डिंग इक्विपमेंट्स है उसके अंदर टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी फ़र्क है कि आप किस तरह से वो कर रहे हैं। हमने फेलियर्स वगैरह के जो है, अगर आप उसको टेस्टिंग पे लगाते हैं मेम्ब्रेन्स को, तो फेलियर्स वगैरह जो है चाइनीज़ मशीन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है फेलियर्स वगैरह। वो टेस्ट स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाते। तो वो एक लाइफ से ज़्यादा इस केस के अंदर ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज है जो हमने देखा हुआ है। गॉट इट। ठीक है, तो हमने अभी बात करी वेल्डिंग मशीन की। अब अगर हम बात करें स्प्रे कोटिंग इक्विपमेंट में, तो अगर हम एक वाटर बेस्ड जो नॉर्मल वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं फॉर एक्रेलिक्स, सो उसके अंदर किस रेंज से किस रेंज तक रहती है मशीन? सी एक्रेलिक्स वगैरह के अंदर नॉर्मली जो हम मिड साइज मशीन्स वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को सजेस्ट करते हैं, वो हमारी रेंज करीबन 2 लाख रुपए से शुरू हो जाती हैं। सो 2 लाख से लेकर 5 लाख 6 लाख रुपए। बट 6 लाख रुपए वाली मशीन्स है मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट जितने आपके इंडियन उसके अंदर पीयू बेस्ड मटेरियल्स जो हैं वो भी स्प्रे कर देगी, सिंगल कंपोनेंट पीयूज वगैरह। वाटर बेस्ड पीयूज की बात कर रहे हैं? नहीं, वाटर सॉल्वेंट बेस्ड आल्सो। ओके। तो हम बात कर रहे थे अभी सिंगल कंपोनेंट मशीन्स की हमने बात करी। अब मैं आता हूँ 2 कंपोनेंट पे। 2 कंपोनेंट में एक आपने बताया जैसे पॉलीयूरिया के स्प्रे सिस्टम्स हो गए, तो उसमें हॉट अप्लाइड अलग हो गया और कोल्ड अप्लाइड अलग हो गया। दोनों के पॉलीयूरिया हॉट बेसिकली हॉट ही है। हॉट ही है। आपको पहले प्री हीट करना पड़ेगा क्योंकि 100% वॉल्यूम सॉलिड मटेरियल है,
तो बिना प्री हीट किए आप उसको फ्लो नहीं करा सकते, तो वो Right. करना ही है। तो उसमें क्या रेंज में रहती है? उसमें भी कोई रेंज ऑफ मशीन्स है या एक सिंगल मशीन आती है उसमें? सी अगेन उसमें रेंज है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरह का काम करना है। अब आप फार्म हाउसेस के सपोज काम करते हैं जहाँ पे आपको 3 फेज कनेक्शन नहीं मिलता। अब आपको 3 फेज कनेक्शन नहीं मिलता, या मेरे कस्टमर है जो रिजॉर्ट्स का काम करते हैं, जहाँ पे उनको एक छत जो है रिजॉर्ट की, क्योंकि स्प्रेड आउट होता है, 100-150 स्क्वायर मीटर की छत मिलनी है, इससे ज़्यादा नहीं मिलनी, तो वो सिंगल फेज वाली मशीन के ऊपर जाएंगे। और जो लोग बड़े कमर्शियल काम करते हैं जिनके पास 5-10 हज़ार 20 हज़ार स्क्वायर मीटर के फ्रंट है, वो प्रॉपर 3 फेज के अंदर जाते हैं। और एक प्रीमियम सेगमेंट और होता है। नॉर्मली इंडिया में प्रीमियम सेगमेंट जो है, बिल्कुल हाई एंड प्रीमियम सेगमेंट, वो इतना ज़्यादा मार्केट नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वो बड़ी महंगी हो जाती हैं। और दूसरे हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं वो आपकी मर्जी से नहीं चलती। कंस्ट्रक्शन साइट्स की अपनी ही एक अलग वो है, फ्लो है जिस उसमें वो चलेगी। तो ये वाले लोग जो हैं, तो हम एंट्री लेवल और मिड लेवल इसके ऊपर रहते हैं। एंट्री लेवल और मिड लेवल पॉलीयूरिया, इंसुलेशन फोमिंग्स, इनकी मशीन्स कॉमन होती है। 11-12 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए ये प्राइस रेंज है, जिसके अंदर पॉलीयूरिया की मशीन्स जो हैं ये है हमारे पास में। सो ये वाली चलती है। गॉट इट। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन ग्राउटिंग की। तो क्या उसमें, जैसे अब 3 टाइप के इंजेक्शन ग्राउटिंग मोस्टली चलते हैं, सीमेंटिशियस, पीयू और इपॉक्सी बेस्ड। सो क्या इन तीनों की मशीन्स भी कॉमन होती हैं या कंप्लीटली डिफरेंट? सीमेंट की अलग होती है, बाकी एपॉक्सीज और पीयूज के अंदर आप सिंगल वही चला सकते हैं। देखिए, एक और चीज़ जो आपको देखनी पड़ेगी, अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल इसमें जाते हैं, कि एपॉक्सीज एंड पीयूज के लिए आपको इंजेक्शन पैकर्स चाहिए होते हैं जो आप लगाते हैं और उसके बाद में उसके थ्रू मटेरियल इंजेक्ट करते हैं। और सीमेंटेशियस वगैरह के अंदर आप पैकर्स वगैरह का इतना यूज़ नहीं करते, आप निपल्स का, नॉर्मल निपल्स का यूज़ करते हैं। और सीमेंटेशियस जो है, कॉस्ट कम करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या वो है रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो है, अब आपके पास हेयरलाइन क्रैक्स हों 2 mm 3 mm 4 mm के, वहाँ पे सीमेंटेशियस नहीं चलेगा, वहाँ पे एपॉक्सीज और पीयूज चाहिए आपको। सो ऑब्वियसली सीमेंटेशियस की मशीन्स अलग होंगी और एपॉक्सीज और पीयूज की मशीन्स अलग होंगी, तो ये 2 अलग अलग सेगमेंट्स हैं। गॉट इट। तो ये क्या रेंज में आती है ये? जो मैंने आपको बताया, एंट्री लेवल पीयू और एपॉक्सी की, ये तो मशीन 20-25 हज़ार रुपये से 20 हज़ार रुपये की भी शुरू हो जाती हैं, और 1.5-2 लाख रुपए से ऊपर नॉर्मली लोग नहीं लेते, एक्सेप्ट जिनको टनल्स के अंदर जाना होता है। जो टनल्स वगैरह वाली होती हैं वो फिर डिपेंड करता है, वो जनरली स्पेसिफिकेशंस और मेड टू ऑर्डर होती हैं कि आपको क्या फ्लो रेट चाहिए, क्या प्रेशर चाहिए, किस तरह का उसका ड्राइव चाहिए, तो उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सो एपॉक्सीज के अंदर और पीयूज के अंदर बताया कि करीबन 15-20 हज़ार रुपये से लेकर 2 लाख रुपए की रेंज जो है ये ज़्यादा कॉमन है। और सीमेंटेशियस के अंदर हमारे पास में लिमिटेड है थोड़ी रेंज वगैरह, लेकिन सीमेंटेशियस अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास में जो रेंज होगी वो नॉर्मली 3-4 लाख रुपए से शुरू होगी। और फिर अगेन हमारे पास जो मशीन्स हैं वो दोज आर फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, दे आर नॉट मेंट फॉर स्मॉल जॉब्स के लिए नहीं है हमारे तो पास। उसमें सीमेंटिशियस इंजेक्शन ग्राउटिंग की बात करूं, उसके अंदर जो नॉर्मल जो 2-4 हज़ार रुपए वाली जैसे आती है, जो हैंड पंप वाली होती है, उसमें और इन मशीन्स के अंदर एग्जैक्टली वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है इन सिंपल टर्म्स? देखिए, ऐसे है, एपॉक्सी जो आप इंजेक्शन करते हैं ना, उसके अंदर मशीन की तरफ से 2 चीज़ का वो होता है, एक फ्लो रेट और एक प्रेशर। आपको फ्लो रेट और प्रेशर 2 चीज़ चाहिए। अगर आपके पास पानी आ रहा है, आपको पानी को काउंटर करना है, या आपको किस तरह से वो करना है, और कैविटीज़ कितनी बड़ी है अंदर। हैंड पंप वाली हैंड वाली जो मशीन है, वो कभी भी एक बार से ऊपर का प्रेशर एक बार भी अचीव कर ले तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। और आज भी आप अगर स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखेंगे ना, वो कॉपी पेस्ट का इंडिया के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा है कि इधर का BOQ उठाया उधर डाल दिया, इधर का उठाया उधर डाल दिया। हमारे पास में बहुत बारी, अभी थोड़े टाइम पहले एक आया BOQ की, वो बोला कि मेरे को ना ये इंजेक्शन पैकर्स एपॉक्सीज का था, लेकिन मेरे को ये काम जो है ना वो एक बार पे करना है, 1 या 2 बार, हाँ 1 बार पे करना है। तो हमने उसको बताया कि आप 1 बार पे नहीं कर सकते एपॉक्सीज, तो काफ़ी लंबा इसके ऊपर वो हो गया कि नहीं, आपको तो कुछ आता नहीं है कि आप सारी के आप BOQ के अंदर ये लिखा हुआ है, ये होगा। और BOQs वगैरह, तो अगर आप प्रॉपर अच्छी तरह से अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन करना है, अचीव करना है, और उस पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर आके मशीन को कट ऑफ हो जाना चाहिए। क्योंकि आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली आप वो कर सकते हो। आप ज़्यादा प्रेशर से अगर सीमेंट
15-20 किलो की 30 किलो पर मिनट के हिसाब से फ्लो कर रहे हो, वो कंक्रीट को डैमेज कर देगा। राइट। तो आपको ये वाली चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हाथ वाली जो मशीन है वो एक बार का भी प्रेशर नहीं जनरेट कर रही। अब आपको दिखाने के लिए तो आप कर रहे हो कि हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, जिसको कोई बहुत बड़ी यहाँ पे आंखें बंद कर दी जाती हैं उस तरफ। तो वो वाला एक चैलेंज है। सो और मैंने जैसे आपको बताया, ग्राउटिंग जो है अपने आप में मेरे को लगता है बहुत ही टेक्निकल वो है सब्जेक्ट है, क्योंकि ग्राउटिंग और मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जहाँ पे हर बारिश पे हर साल ग्राउटिंग हो रही होती है। मेरे ख्याल से कंक्रीट के अंदर इतना बार जो सरिया नहीं होगा जितने इंजेक्शन पैकर्स लगे हुए उसके अंदर, लेकिन फिर भी हो रहा है। सो अपने आप में हर कोई सोचता है कि मैं इस लाइन में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इतना वो नहीं है। इसके अंदर मास्टरी और एक्सपर्ट लेवल आने में सालों साल लग जाते हैं। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन केमिकल अपने आप में पूरी लाइन ही ऐसी है, जिसको आपका एक्सपीरियंस जो है जब तक आपको आता है और जब ये सारी चीज़ें सीखते हो तब तक आते आते काफ़ी साल लग जाते हैं इसके अंदर। कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग भी है इंडस्ट्री, एंड डेफिनेटली प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस भी, देयर हंड्रेड्स ऑफ सॉल्यूशंस एग्जैक्टली फॉर अ सिमिलर प्रॉब्लम। सो अब अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को ये डिसीजन लेना है कि मुझे 5 लाख की मशीन खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, तो हाउ वुड यू हेल्प हिम मेक दैट डिसीजन? मतलब अगर सिंपल टर्म में वो क्या कैलकुलेशन करे ये देखने के लिए कि मेरे लिए मशीन लेनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? देखिए ऋषभ, सबसे पहली चीज़ जो उसको ये देखनी है ना, कि जो मशीन वो ले रहा है, आपका जो मेन मटेरियल या जिस प्रोजेक्ट को आप लेके आप मार्केट आप आए हो ये सोच के कि मैं मशीन लेनी है, वो आपका जो मटेरियल है वो उस मशीन के साथ कंपैटिबल है या नहीं। राइट। बहुत बारी हमारे पास में ऐसे वो आते हैं कि आप मशीन बता दो, आप ऐसे करो, मेरे को 3 लाख रुपए की मशीन दे दो, मैं देख लूंगा। हम बोलते नहीं, देखने से ही आपके काम नहीं चलेगा ना। आप क्यों 3 लाख रुपए खराब करते हो? आप पहले ये देखो कि आपका ये मशीन जिसके लिए आप सोच रहे हो प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए ये सूटेबल भी है या नहीं है। अगर आपकी मशीन सूटेबल नहीं है फिर तो 3 लाख भी वेस्ट है, 5 लाख तो छोड़ दीजिए। हाँ, सो सबसे पहली चीज़ तो जो मटेरियल है वो कंपैटिबल है आपकी मशीन के साथ या नहीं है, एक तो ये सबसे बड़ी बात है जो आपको देखनी है। सेकेंड, ऑब्वियसली ROI जो आपने देखना है, ROI आपको ये देखना है कि आपके पास में प्रोजेक्ट साइज कितना है। अगर आपके पास में प्रोजेक्ट साइज इतना है कि आप उसको फिर कंपेयर करिए। देखिए मशीन ने क्या करना है, मशीन ने आप जो काम अदर देन द क्वालिटी और फिनिश, आपने जो हाथ से काम कर रहे हैं उसी को आप मैकेनाइज कर रहे हो ना। हो सकता है वो काम जो है जो आप मैकेनाइज कर रहे हो एनीवेयर बिटवीन 5 to 10 टाइम्स मशीन उसको फास्टर कर देगी। अब मेरे पास में अगर सपोज 10,000 स्क्वायर मीटर का प्रोजेक्ट है, अब मैं 10,000 स्क्वायर मीटर के प्रोजेक्ट के अंदर मैं देखता हूँ कि मैं इतने मैन पावर या इतने मैन डेज मेरे को चाहिए मैनुअली काम करने के लिए। अब मैं उसको मैनुअली उसको काम करने की जगह मैं उसकी जगह मशीन ले आता हूँ। अब मेरे को ये देखना है कि मैं उसके बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा कि हाँ मेरा दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। सबसे बड़ा ROI का तो यही पॉइंट है। हाँ, एक चीज जो आपको हमेशा सोचनी है, मशीन आप सिंगल प्रोजेक्ट में राइट ऑफ नहीं कर सकते या एक सिंगल प्रोजेक्ट में आप उसका रिटर्न्स नहीं ले सकते। सो नॉर्मली आपको अगर 30-40% रिटर्न्स मिल रहे हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमारी गट फीलिंग, हमारा जो थंब रूल है वो ये कहता है कि आप 30-40% अगर आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर आपका रिकवरी आ रही है तो आप मशीन के अंदर इन्वेस्ट करने की सोचो। आप ये मत सोचो कि मेरे पास में 1000 स्क्वायर मीटर का प्रोजेक्ट है, अब मैं 1000 स्क्वायर मीटर के प्रोजेक्ट के लिए आप 5 लाख की मशीन ले लूं। बिल्कुल फालतू पैसे जरूर लो, हम लेने के लिए तैयार बैठे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ये वाली चीजें जो है, ये पहली चीज। और फिर आपको एक साइट कंडीशंस देखनी है कि क्या आपके पास में साइट जो आप मशीन लेने जा रहे हो साइट के लिए, उस साइट के लिए वो मशीन सुटेबल है या नहीं है। अब जैसे हमारा एंटी कार्बोनेशन का भी आया था एग्जांपल, एंटी कार्बोनेशन के अंदर अगर आप बोलो कि मैं ना सिंगल फेज की भी मशीन ले जाता हूँ, अगर आप सिंगल फेज की मशीन एंटी कार्बोनेशन के लिए लेके जाते हो तो आपको साथ में एक जनरेटर भी चाहिए उसको चलाने के लिए। अगर आपने 3 HP या 4 HP की मोटर की मशीन ले ली तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अब एक जनरेटर भी चाहिए, उस जनरेटर के ऊपर होगा। तो उस टाइम पे मशीन्स ऐसी आती है जो इनबिल्ट पेट्रोल इंजन के साथ आती है, तो आप उसके ऊपर जाओ। या आप बोलते हो कि नहीं मेरे को तो 100% वॉल्यूम सॉलिड का PU करना है। अब 100% वॉल्यूम सॉलिड का PU करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप मशीन सोचो कि हाँ ये मशीन है और ये मशीन आपकी साइट जहाँ पे आप लेके जा रहे हो वहाँ पे साइट पे सूटेबल होगी या नहीं होगी।
अभी थोड़े दिन पहले एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने मेरे को बोला मेरे को चंबा के अंदर ये काम करना है, लेकिन ये बताओ ये मशीन जाएगी कहाँ पे, वैसे पहुंचेगी कैसे? तो मैंने बोला आपका मटेरियल किस में आता है? उसने बोला 200 केजी बैरल में आता है। तो मैं कहा अगर आप 200 केजी के बैरल पहुंचाओगे तो ये भी पहुंचाओगे, लेकिन कंप्रेसर जो आपका 400 किलो का कंप्रेसर है वो नहीं पहुंचेगा। तो बोले मैं 80 मीटर पाइप लगा देता हूँ, 100 मीटर पाइप लगा देता हूँ। आपको लॉजिस्टिक्स देखने पड़ेंगे कि मशीन जो है साइट के लिए कंड्यूसिव है या नहीं। अगर साइट के लिए मशीन सही नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो फिर हाथ से काम करो। लाल किला तो हाथ से भी बन गया था, कोई ज़रूरी नहीं है ना आपको मशीन के बिना आप काम नहीं कर पाओगे। तो आप फिर उसके अकॉर्डिंगली आप देखो ना कि आपको कैसे वो करना है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ये देखना होता है, लेकिन बिगेस्ट चीज सबसे पहला जो है वो डेटा शीट चेक करो, मटेरियल का डेटा शीट, कि वो आपके मशीन के अकॉर्डिंगली है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप सोचो कि हाँ इसका क्या और सोल्यूशन हो सकता है। राइट राइट, गॉट इट। तो आपका रिकमेंडेशन है कि आप पहले अपने हाथ में आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, आप वो देख के उस प्रोजेक्ट का 30%, मतलब मशीन का 30% उस प्रोजेक्ट से अगर कवर हो रहा है, देन यू शुड इन्वेस्ट इन दैट मशीनरी आइडियली। ये होना चाहिए। मैं भी एज अ बिजनेसमैन इतना सोचूंगा कि अगर मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को रिटर्न्स कैसे मिल रही हैं, तो मैं भी तब यही सोचूंगा कि हाँ अगर रिटर्न्स मेरे को इतनी मिल रही हैं और ये आ रहा है। और नॉर्मली वही जैसे मैंने आपको बोला ना, एक प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको मशीन को, होते हैं कई बारी प्रोजेक्ट्स हमने देखे हुए हैं जिसके अंदर सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीन जो है उसकी भी रिकवरी हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ज़रूरी नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। नॉर्मली कोई भी वर्किंग एसेट जो आपका ये होगा 2 साल 3 साल के अंदर आप उसको ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स आप उसको राइट ऑफ करते हो। और मशीन की लाइफ जो है जैसे मैंने आपको बोला वो 8 साल 10 साल तक मशीन्स मोस्टली चल जाती हैं, कोई बहुत बड़ा उसमें नहीं है, उससे ज़्यादा भी चलना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक मशीन लेता है विच इज़ वर्थ अबाउट 10 लाख रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, अब अगर उसको ये कंपेयर करना है कि उसको ये लेनी चाहिए, तो वो अभी मे बी साल में 10,000 स्क्वायर मीटर का काम करता है एंड ही इज एम्प्लॉइंग मे बी 10 लेबर्स परमानेंटली टू एग्जीक्यूट दैट वर्क। सो 10 लेबर अगर वो यूज कर रहा है एक साल के अंदर, ही इज गिविंग अ सैलरी टू ईच पर्सन ऑन एन एवरेज कितना 15,000 रुपए, ठीक है, हाँ, एक वर्कर को दे रहा है। सो 1.5 लाख रुपए पर मंथ हो गया। साल में अगर देखे तो इंटू 12 दैट इज अराउंड 18 to 20 लाख रुपीज ही इज गिविंग सैलरी, प्लस उसमें 1-2 लोग जो स्किल्ड वाले होंगे उनकी थोड़ी ज्यादा होगी, तो 25 लाख रुपए लगभग हम लगा लेते हैं कि वो सैलरी दे रहा है। अब अगर वो मशीन यूज करता है, वो सेम 10,000 स्क्वायर मीटर कितने कॉस्ट कम करके कर सकता है? देखिए मैंने आपको बताया कि नॉर्मली कोई भी मशीन जो होगी वो 5 to 10 टाइम्स फास्टर होगी, डिपेंडिंग ऑन, ऑब्वियसली अगर वो 10 यूज कर रहा है, एक से तो आप काम नहीं कर सकते, एक से काम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप 10 किसी जगह पे मैन पावर यूज कर रहे हो और आप मशीन ले आते हो, तो आपको मशीन के लिए एक स्किल्ड आदमी चाहिए जो मशीन का ऑपरेटर है, और 1 या 2 हेल्पर चाहिए जो उसको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। सो नॉर्मली वही वाला काम जो 10 आदमी कर रहे हैं उसको करने के लिए आपका ये हो जाएगा। तो आप 6-7 आदमी की वो मैन पावर जो है वो कर रहे हो। और 10 लाख रुपए वाली मशीन्स जो हैं वो अलग ही कैटेगरी हो जाती है। उसके अंदर फिर जो 10 लाख वाली मशीन के अंदर जो जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स, वो नॉर्मली 10,000 स्क्वायर मीटर काम नहीं करता, वो साल में काफ़ी ज़्यादा काम करता है। राइट। बट हाँ, ये इतना ही होगा कि 10 की जगह 1 ऑपरेटर और 2 हेल्पर। राइट। और कई बारी बहुत बारी ऐसे भी होता है कि कई मटेरियल्स जैसे मैंने आपको बताया ऐसे हैं जो मशीन के साथ ही हो सकते हैं, आप विदाउट मशीन उसको कर नहीं सकते। उस वाले केस में फिर ये वाली बात खत्म हो जाती है कि हाँ आप कितना यूज कर रहे हो मशीन को या क्या कर रहे हो। आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आपने काम करना है तो मशीन लो या आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो या छोड़ दो, तो उसके बस सिवा आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे वाले स्पेसिफिकेशन ऐसी भी आती हैं सिनेरियोस जहाँ पे मशीन स्पेक्स में लिखी हुई हैं कि ये काम जो है, या डेटा शीट में लिखी हुई है कि ये काम जो है या ये मटेरियल जो है इस मशीन और इक्विवेलेंट के साथ में स्प्रे होगा। तो जैसे ही वो लिखा हुआ आ जाता है, ऑब्वियसली हमारे लिए काम भी बड़ा आसान हो जाता है, और उसको फिर डिसाइड करना है कि हाँ मेरे को अब वाइबल है या नहीं है। तो ये वाली चीज़ें भी होती है। तो जो क्लाइंट है जो आपको काम दे रहा है और आप मशीन को लेके कर रहे हो, तो एज अ क्लाइंट
should I pay more to the person who is using a machine to do that work, or should I actually negotiate to pay lesser क्योंकि उसकी overall cost और efficiency मतलब efficiency बढ़ रही है, cost reduce हो रही है? देखिए, मैं ना दोनों केसेस के अंदर वो रहूँगा इसमें। मैं वही लूँगा जो मेरे पास में जो मिल रहा है मार्केट। मेरे को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो वो डिसइंसेंटिव है। अगर मैं एफिशिएंसी के ऊपर पैसा लगा रहा हूँ और आप उसके लिए मेरे पैसे काट रहे हैं तो मेरे लिए डिसइंसेंटिव है, मैं क्यों लगाऊं? मेरा तो काम चल रहा है, मैं भी यही करूंगा। अब आपको उसी तरह से काम कराना है तो आप कराते रहो। और वाइस वर्सा, अगर मैं बोलूं कि नहीं अब तो मैंने मशीन ले ली, अब आप मेरे को ज्यादा पैसे दो, तो क्लाइंट बोलेगा क्यों दूं मैं ज्यादा पैसे? सो दोनों ही तरफ से गलत है वो वाला जो आप मेरे को बता रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि जो आपको मिल रहा है उसी तरह से आप देखो, लेकिन आप ये देखो कि हाँ आपकी एफिशिएंसीज इंप्रूव हो रही हैं, आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जल्दी जा सकते हो, आपकी फिनिश क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो ये भी अपने आप में एडेड एडवांटेजेस हैं जिसका आपको रखना चाहिए, उसको फैक्टर इन करना चाहिए मशीन लेने से पहले। गॉट इट। कोई एक अगर एप्लीकेटर है जो कि मोस्टली रेजिडेंशियल काम करता है, सो उसके लिए कोई एक मशीन जिससे वो स्टार्ट कर सकता है टू गेट अ फील ऑफ द मशीनरी वाला काम, तो वो कौन सी मशीन आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो सरफेस प्रिपरेशन एक बड़ा ही निगलेक्टेड सब्जेक्ट है। आपको एक एग्जांपल मैं और भी देता हूँ। एक सारी जानते हैं, उनके नाम तो नहीं लेते। तो मैं उनको 2010 में फर्स्ट सबसे पहली बारी अप्रोच किया था, जब मैंने काम करना शुरू किया था वाटर प्रूफिंग वगैरह में। तो मैं उनको, और अगले 8-10 साल तक हम मिलते रहते थे, बात होती थी। मैं थोड़े टाइम के बाद ज़्यादा सेल्स पिच भी नहीं करता था क्योंकि मेरे को दिखता था कि वो नहीं करेंगे। आई थिंक अराउंड कोविड या कोविड से थोड़ा सा पहले की बात है कि एक दिन उनका फ़ोन आया कि अनुराग एक प्रोजेक्ट आया है, ट्रायल करना है। तो मैं बोला हाँ ठीक है, कराते हैं ट्रायल, तो उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो ट्रायल कराया और उसी दिन शाम को वो डील क्लोज कर दी। उन्होंने बोला नहीं मैं मिड साइज़ की मशीन लूँगा। मैं बोला नहीं, अब आपका जैसा काम है ना, मैं अब आपको थोड़ी हाई एंड वाली दूंगा क्योंकि आप परेशान होगे और आप मेरे को तंग करोगे। और उसी दिन हमने डील क्लोज कर दी। सो नॉर्मली क्या होता है कि मशीन बेचना अपने आप में ना एक थोड़ा पेशेंस का काम है। कैपिटल इक्विपमेंट इतने आराम से बिकता नहीं है। हाँ, लेकिन अब वो प्रोजेक्ट जो था उनके लिए वो थोड़ा वो अपग्रेड हो रहा था, मतलब वो रेजिडेंशियल वगैरह में ही थे। रेजिडेंशियल से अब उनको थोड़ा सा लगा कि मैं अब बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर, तो जैसे ही वो बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर गए थोड़ा सा, सो बहुत बारी ऐसा होगा कि आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको नहीं आएगी वायबिलिटी। आपको अगर सपोज टेरेस करनी है 100-150 स्क्वायर मीटर की, आप जितनी देर में मशीन लगाएंगे, सेट करेंगे, लगा के उसको वॉश करेंगे, क्लीन अप करेंगे, सब कुछ करेंगे, उतनी देर में हो सकता है 3-4 आदमी वैसे ही काम कर दें। सो अब इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप मटेरियल कौन सा लगा रहे हैं। अब अगर आप मटेरियल लगा रहे हैं जो 1 लाख रुपए की मशीन से काम हो जाएगा, तो हो सकता है कि आप बोलो मेरे पास में 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, तो फिर दिख जाती है वायबिलिटी। लेकिन अगर आप मटेरियल ऐसा लगा रहे हैं जो मशीन 3 लाख 4 लाख रुपए की मशीन आएगी, उसके अंदर अगर आप बोलो कि हाँ मेरे को अब वायबिलिटी दिखाओ, तो ठीक है, मैंने सीए किया हुआ है लेकिन इतनी जगलरी नहीं आती मेरे को कि मैं उसको कॉस्टिंग को वो करके दिखा दूं कि आपको, तो बहुत बारी बैकआउट करना पड़ता है कि आपके पास में नहीं है उसके अंदर। हाँ, बट जैसे मैंने आपको बोला, कुछ भी मैकेनाइजेशन का आप स्टेप लेते हैं वो टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी है। जरूरी नहीं है कि आपको सीधा ही हाई एंड खरीदना है। आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंगली और आप उसके अकॉर्डिंगली देखो कि मेरे को रिटर्न्स आते हैं या नहीं आते। हाथ से काम हो रहे हैं, हाथ से काम अभी भी होते हैं, सारा कुछ है, बट मैकेनाइजेशन के अपने बेनिफिट्स हैं। बट मैकेनाइजेशन किस टाइम पे आपको करनी है, उसके लिए आपको अपना थॉट प्रोसेस और अपना काम की कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ेगी कि हाँ मैं अगर अब मैकेनाइज करता हूँ तो मेरे को इसका बेनिफिट मिलता है। अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो ज़रूर आप उस टाइम पे करिए। और एज अ बिजनेसमैन हर कोई समझता है ये वाली बात। आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास में 10-20-50 आदमी जो काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको दिखता है कि आपको पता लग जाता है कि यार मेरा अब थ्रेशोल्ड है कि मैं अब नेक्स्ट स्टेप आगे लेके चलूँ या नहीं चलूँ। राइट। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये हमेशा अगर वो कर, और बहुत बारी जैसे मैंने आपको बताया था, आपके थोड़ी देर पहले बैठे थे कि फ्री कंसल्टेंसी वगैरह ये करनी पड़ती है जिसके रिटर्न्स नहीं आते। लेकिन ठीक है,
अगर आप सही गाइड करते हो, आप सही एडवाइस देते हो, तो बाद में याद रखते हैं लोग कि हाँ, और आना पड़ता है, मना करना पड़ता है। Right. बिजनेस करने के अंदर ना बोलना भी एक अपने आप में है। Right. हाँ, इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई कि आप हाउ टू से नो एंड वॉक आउट ऑफ द मीटिंग। तो बहुत बारी ऐसे होता है कि आप बोलते हो कि नहीं यार, नहीं आ रहा है इसके अंदर, वायबल नहीं हो रहा, तो कोई पॉइंट नहीं है आपको इसका मशीन के ऊपर इन्वेस्ट करने का। तो ये है। एक मशीन का कितना परसेंट हम अगर एक थंब रूल लें, कितना परसेंट वी कैन कंसिडर एज मेंटेनेंस कॉस्ट या स्पेयर पार्ट्स कॉस्ट उसके बाद? सी इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे वो करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आई वुड से नॉर्मल एक्रेलिक्स के अंदर 2 रुपये 3 रुपये लीटर, 2 रुपये लीटर भी इज मोर देन इनफ इन द लॉन्ग रन। 2 रुपये लीटर एज एन? मतलब सपोज आपने बोला कि जनरली मशीन्स जो होंगी वो लीटर और केजीज के अंदर इनके काउंटर्स चलेंगे, तो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट भी वगैरह उसी के हिसाब से आती है। अच्छा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ, आपने मशीन ली, अब आपने 5-6 हज़ार 7 हज़ार लीटर स्प्रे कर दिया, 6-7 हज़ार लीटर स्प्रे करने के बाद में नॉर्मल वेयर एंड टीयर जो है वो 2 रुपये लीटर 3 रुपये लीटर के करीब आएगी। पॉलीयूरियाज वगैरह जो सी हाई एंड मशीन्स होते हैं उसके अंदर महंगा हो जाता है, 10 रुपये 15 रुपये 20, वो डिपेंड करता है कि आपको किस वो करना है। तो 15 रुपये 20 रुपये केजी के हिसाब से। सो आपको क्योंकि वो 100% वॉल्यूम सॉलिड है, जितना केजी इतने स्क्वायर मीटर है, तो वो आप उससे कैलकुलेट करते हैं हम। सो ऐसा नहीं है कि आपको बोलो कि आपने मशीन ली हुई, अगर महंगी मशीन है तो इसकी मेंटेनेंस भी बड़ी महंगी होगी, ऐसा कुछ वो नहीं है इसके अंदर। राइट। और मशीन लेने के बाद क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर फंसता है मशीन को यूज़ करने में? देखिए, एक ही है, मैंने आपको बताया कि मेरा तो सबसे बड़ा थंब रूल एक ही है, बोला सफाई 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 सफाई। जितना आप मशीन को जितना आप साफ रखोगे उतना आप उसके लिए आपका लॉन्ग रन के अंदर आपकी मशीन उतनी ही ज़्यादा एक और एग्जांपल जो मैं बार बार देता हूँ, कहता हूँ जैसे जस्ट लाइक अ कार इज एज गुड एज द ड्राइवर, मशीन्स विच आर ऑपरेटर ड्रिवन आर एज गुड एज द ऑपरेटर इज। सो अगर आपके पास में अच्छा ऑपरेटर है हु टेक्स केयर ऑफ द मशीन, हु नोज कि व्हाट नीड्स टू बी डन, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और टेक्नोलॉजी बड़ी पुरानी है, मैं 50-60 साल हो गए, ठीक है, एडवांसेस आते जा रहे हैं डिफरेंट मटेरियल्स और इन सारों के साथ में। अब कुछ चीज़ें अलग होती है। अब जैसे मोटार पंप है, अगर आप रिपेयर मोटार्स के पंप्स देखिए, इसके अंदर एक चीज़ होती है जो उसका पंप होता है, उसको रोटर स्टेटर पंप बोलते हैं। अब स्टेटर जो होता है उसके अंदर रबड़ की लाइनिंग है। अब रबड़ की लाइनिंग जो है वेयर ऑफ करेगी, लेकिन अगर आपके मटेरियल में पत्थर आ गया तो रबड़ की लाइनिंग कट जाएगी। अब अगर पत्थर आ गया तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, वो वेयर एंड टीयर कॉस्ट नहीं है, वो पत्थर का कोई काम नहीं था आने का। वो आपने बोला कि मेरे पंप के अंदर या मेरे मटेरियल के अंदर 2 mm 3 mm तक का एग्रीगेट है, आपने उसके अकॉर्डिंगली मशीन वो कर ली, शॉर्टलिस्ट कर ली, मशीन ले ली, आप चला रहे हो। अब उसके अंदर 2-3 mm की जगह प्रोडक्शन के अंदर 8 mm का आ गया, अब कट गया, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है कि आप इसको बोलो ये मेंटेनेंस कॉस्ट है। सो बट ऑपरेटर ड्रिवन है सारी की सारी मशीन्स, कोई भी ऑटोमेटिक नहीं है, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह में ऐसा नहीं है। सो अगर ऑपरेटर ड्रिवन है तो आई वुड से 70-80% ऑफ प्रॉब्लम्स आर टेकन केयर ऑफ इफ द ऑपरेटर इज गुड इनफ। अदर देन दैट, हाँ, आपका रेगुलर मेंटेनेंस आएगा, आपकी ब्रेकडाउन्स आएंगी, सब कुछ आएगा। उसके लिए हमारे पास भी अपना सपोर्ट स्टाफ होता है, फ़ोन के ऊपर भी करता है, वीडियो कॉल्स पे भी कर देते हैं, साइट पे भी हम जाते हैं। मेरे पास में ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो चेन्नई दिल्ली के बेस्ड हैं या एनसीआर के बेस्ड हैं, चेन्नई बैंगलोर हर जगह काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे वो काम करते हैं, अगर उनके पास में काम है, अगर उनका ब्रेकडाउन है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, हमारा काम है ये का सपोर्ट करना। राइट। तो अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट मशीन कैसे वो करेंगे, सेल करेंगे? राइट। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको करो। तो ये कमिटमेंट होती है कि आपको इसके अंदर ये करना है। बट ओवरऑल आई वुड से रफली 80-90% ऑफ द मशीन्स जो हैं वो नहीं तंग करती। इनिशियल फेज के अंदर करते हैं, फर्स्ट टाइमर्स के लिए करते हैं। बहुत सारे, कई बार ऐसा भी सिनेरियो आता है कि किसी की पहली मशीन पॉलीयूरिया मशीन है, अब आप सीधा ही पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की तरफ जा रहे हो। जिसने सिंगल कंपोनेंट मशीन चलाई हुई हैं, क्योंकि सारों का बेस तो वही है,
तो जिसने सिंगल कंपोनेंट मशीन चलाई हुई है उसके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। राइट। लेकिन अगर सीधा ही वो करेगा तो शुरू के अंदर हाँ हमारे लिए चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। राइट। कई बार फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है कि छोटी छोटी बात के लिए आ जाता है, बट आई वुड से दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। राइट। आपको करना पड़ेगा। गॉट इट। क्या इस इंडस्ट्री में मशीन्स रेंटल पे भी मिलती है? क्या ये भी मॉडल हाँ। है इंडिया में या वर्ल्ड ओवर? वर्ल्ड ओवर है। ओके। सो देयर इज अ वेरी ओल्ड लीगल सेइंग, पोजीशन इज 90% ओनरशिप। तो ये है ना, और इंडिया के अंदर ही खास उसके ऊपर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, लॉ जो है ओनर्स को इतना प्रोटेक्ट नहीं करता। अगर मैं रेंटल दे रहा हूँ किसी को, तो जब उस पोजीशन उसके हाथ में है ना, तो मेरे को ना मतलब बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी कि मैं अपना मशीन को किसी तरह से वापस वो करूँ, पोजेस करूँ, अगर कुछ भी रीज़न हो गया, कुछ हो गया। सो इंडिया के अंदर ना रेंटल इन मशीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है सक्सेसफुल मॉडल, क्योंकि एक तो छोटी मशीन्स हैं, इंश्योरेंस कराना थोड़ा सा एक चैलेंज है। अगर आपकी इंश्योर्ड नहीं है मशीन्स, रेंटल पे गई, चोरी हो गई, तो एक और चैलेंज है। साइट्स के ऊपर मशीन गई, पड़ी हुई अंदर, काम नहीं भी हो रहा, कोई रीज़न हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने साइन ऑफ नहीं किए, मशीन अंदर पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन केमिकल के अंदर एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि मशीन, जैसे मैं बोला, साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर सम रीज़न आज शाम को मशीन साफ़ नहीं हुई, उसमें पीयू या एपॉक्सी पड़ा हुआ है, अगले दिन आपको मालूम है पीयू या एपॉक्सी क्या करेगा उसको, वो मशीन पत्थर होके वो पड़ी होगी। सो बड़े सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से रेंटल नहीं इंडिया के अंदर सक्सेसफुल है। रेंटल कंपनीज हैं जो बड़े इक्विपमेंट्स वगैरह के अंदर काम करते हैं, लेकिन नॉर्मली वो छोटे इक्विपमेंट्स वगैरह पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जो हमारी वाली प्रोडक्ट रेंज है उसमें बहुत ज़्यादा इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। सो फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, रेंटल शुड बी पॉपुलर, बट समहाउ फॉर दीज प्रोडक्ट्स इसमें नहीं है। हाँ, सरफेस प्रिपरेशन अलग स्टोरी है। सरफेस प्रिपरेशन में इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस का काम नहीं है। आपने ग्राइंडिंग की, ग्राइंडिंग करके आपने सफाई और ये वाला काम नहीं है उसके अंदर, लेकिन जो बाकी चैलेंजेस हैं, साइट के अंदर गई, बाहर कैसे आएगा, ये कैसे होगा, वो वाले चैलेंजेस जो हैं वो अक्रॉस द बोर्ड हैं सारे के सारे रेंटल उसके अंदर। तो वो एक बड़ा माइंडसेट है कि वो उसको किस तरह से कौन करना चाहता है। अभी तक हम नहीं करते। मैं इससे ज़्यादा सेकेंड हैंड मशीन्स के अंदर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अब मेरे को 20 साल हो गए काम करते हुए, तो मैंने देखा सेकेंड हैंड मशीन्स की एक अलग मार्केट बनती जा रही है। तो जो मशीन्स जिसकी हमको हिस्ट्री मालूम होती है कि कॉन्ट्रैक्टर ने किस तरह से उसको रखा हुआ है, कभी कोई अपग्रेड करना चाहता है तो हम उसको बाय बैक कर लेते हैं, रिकंडीशन करते हैं, बेच देते हैं। सो सेकेंड हैंड एक थोड़ा सा डिसेंट मार्केट जो है धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। बट अभी नंबर ऑफ इक्विपमेंट इतने ज़्यादा नहीं है मार्केट में कि वो बहुत बड़ा सेगमेंट बने। बट हाँ, एक धीरे धीरे आई थिंक दैट इज वन सेगमेंट विच शुड ग्रो इन इंडिया। गॉट इट। क्या आने वाले आपको 5, 7, 10 साल में ऐसा लगता है कि जिन एप्लीकेटर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स के पास मशीनरी नहीं होगी पर वो मैनुअली डिपेंडेंट होंगे, तो उनके लिए काम लेना मुश्किल हो जाएगा? डू यू थिंक ऐसा सिचुएशन आने वाली है? देखिए हाँ, मैं तो पिछले 20 साल से सोच रहा हूँ ऐसी सिचुएशन आ जाए। आती नहीं है। देखिए हर लेवल के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि तो जिसने शुरू करना है वो इनिशियली मैनुअली काम करेगा, उसके बाद में वो छोटी मशीन लेगा, उसके बाद में वो ग्रेजुएट करके और बड़ी पे जाएगा, ऐसा होगा। बट हाँ, प्रोडक्टिविटी वाइज, क्वालिटी वाइज, एफिशिएंसी वाइज, अगर आपके पास में काम है रेगुलर बेसिस पे और ये आपका ब्रेड एंड बटर है एज अ कंस्ट्रक्शन, तो आपको धीरे धीरे मूव करना ही चाहिए। खाली इस चीज़ का नहीं है कि हाँ आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता भी है काम, तो भी आपको जाना चाहिए टुवर्ड्स मैकेनाइजेशन, क्योंकि वे फॉरवर्ड वही है। राइट। जैसे हमने अभी पहले बात करी, हेल्पर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन आपको स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिलेंगे। अगर आप स्किल्ड वर्कर्स को आप उतना रिटर्न्स नहीं दे रहे, या स्किल्ड वर्कर्स आपको उतना रिटर्न्स ला के नहीं दे रहे,
तो आप मार्केट के अंदर आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपके पास में ऑप्शन नहीं है आप कुछ। राइट। तो अ, ऐसा सिनेरियो नहीं आएगा कि आप बोलो कि मशीन नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो काम लेते हैं और जिनके पास आदमी भी नहीं है, मशीन भी नहीं है, काम लेके आते आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। राइट। तो ये वाला भी सेगमेंट है इंडिया के अंदर, राइट। हर तरह के ही हैं यहाँ पे। तो आपको बस आपने अपने रिलेशनशिप के बेसिस पे काम लिया, आपने अपना परसेंटेज रखा और बाहर जाके किसी और को दे दिया। तो काम तो आपके पास तो मशीन क्या नहीं है, आपके पास तो मैन पावर भी नहीं है, राइट। तो भी आप काम लेके आ रहे हो। तो ऐसे भी लोग हैं। बट एज अ प्रोग्रेसिव थिंकर या प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन, आपके पास में मैकेनाइजेशन किसी भी लेवल के ऊपर आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। देयर इज नो रीजन आप बोलो कि मैं तो नहीं करता। ठीक है, आप नहीं करते, काम तो चल रहे हैं, बट आजकल के डेट और सिनेरियो में नहीं होगा ऐसे। मशीन्स फाइनेंस भी हो जाती होंगी बहुत मुश्किल से। अच्छा। आई थिंक हमारा जितनी भी हम सेल करते हैं ना साल के अंदर, उसके अंदर से मुश्किल से 3 या 4% मशीन्स जो है वो बैंक फाइनेंस के थ्रू होती हैं। सो बिकॉज लोग अप्लाई नहीं करते या बैंक्स रिजेक्ट करते हैं? बैंक रिजेक्ट करते हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्टर्स को वैसे भी लोन मिलना बहुत आसान काम नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, मशीन्स बहुत छोटी हैं। सो बहुत छोटी, उनको ट्रैक करना पॉसिबिलिटी नहीं है कि साइट्स वगैरह से। फिनेंस कंपनीज जो है, जो बड़ी बड़ी फिनेंस कंपनीज हैं, उनकी लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट जिसको वो फिनेंस करते हैं। उसके अंदर इस लेवल की मशीन्स जो हैं वो नहीं आती हैं। ऑल्दो इससे सस्ती मशीन्स फाइनेंस हो जाती हैं। अगर आप अर्थ मूविंग वगैरह के अंदर देख लीजिए, कई चीज़ों के अंदर तो हो जाती हैं। ट्रैक्टर आप साइट के ऊपर करते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन ये वाली मशीन्स नहीं होती। सो ये एक और रीज़न है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में मशीन्स वगैरह का, क्योंकि कैपेक्स इतना पैसा लगाना जो है वो एक हमेशा चैलेंज होता है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, सो या किसी भी बिजनेसमैन के लिए। तो इसलिए वो फिनेंस नहीं होती, तो इसलिए ये भी एक चैलेंज है, एक इशू आता है। सो एज अ मैन्युफैक्चरर, जैसे वी मैकफॉल्ट, वी ourselves are manufacturers, so how can we help the market move towards machines? उसके लिए आप और हम मिलके से कैसे काम कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन। तो देखिए, एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट रेंज देखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट रेंज में से ऐसी कौन सी है जो आप मैकेनिकली अप्लाई कर सकते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्टर्स का पूल कितना है। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर्स का आपका अगर पूल है जो आपके साथ में है, काफ़ी टाइम से आपके लॉयल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और आपके साथ प्रोजेक्ट्स वगैरह पे जाते हैं उसको, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये वाली चीज़ों को दोनों को शॉर्टलिस्ट करके उसके बाद हम एक जनरली कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह का मीट करते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्टर मीट में हम आपके प्रोडक्ट्स और हमारे इक्विपमेंट, उन दोनों को ये दिखाते हैं कि इनमें सिनर्जी है या नहीं है। अगर उन दोनों में कि कौन से प्रोडक्ट्स किस इक्विपमेंट के साथ में वो होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लंबा जेस्टेशन पीरियड है कई बारी मशीन्स को सेल करने का। ज़रूरी नहीं है कि आज हम मीटिंग करें कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ और कल मशीन बिक जाएगी। लेकिन हाँ, अगर 10 में से 2 या 3 लोगों के भी थॉट प्रोसेस में आ गया कि ये मशीन मेरे लिए काम की है और ये चीज़ जो है मैं इसको अपने काम में इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, तो वो धीरे धीरे जो है वो सोचेगा कि उसके बारे में कि मैं कैसे करता हूँ। और ये बड़ा कॉमन है, हम जिस टाइम पे भी मीट्स वगैरह करते हैं, ये करते हैं, नॉर्मली इंस्टेंट नहीं है हमारे केस के अंदर कुछ भी। लेकिन हाँ, मेरे पास में ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर मैंने कॉन्ट्रैक्टर्स को मशीन बेची है। मेरा सिंगल बिगेस्ट कस्टमर आज की डेट में नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है, उसके पास में 10 पॉलीयूरिया की मशीन है। 10 पॉलीयूरिया की मशीन काफ़ी बड़ा मतलब काम उसके पास में वो है। तो नॉर्मली क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह के साथ में और उनको फिर देख के, और फिर हाँ, जॉइंट एक्सरसाइज है, विन विन है दोनों के लिए। आप लोग के लिए भी ये है एज अ मटेरियल सप्लायर कि आपका प्रोजेक्ट साइट जल्दी खत्म हो रही है। देखो आज की डेट में क्या है कि जितनी भी प्रोजेक्ट साइट्स वगैरह हैं, उनके जेस्टेशन पीरियड मैंने आपको बोला बड़े छोटे हैं। आप हॉस्पिटल्स वगैरह ले लीजिए, कमर्शियल ले लीजिए, जो रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो चाहते हैं 18 महीने 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट जो है पूरा का पूरा अप एंड रेडी और काम करे। और कॉन्ट्रैक्टर के पास में इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि वो काम करे, लेकिन छोड़ना तो कोई भी नहीं चाहता।
आपके पास में आपको मालूम है तो आप अगले दिन हर रोज सुबह जो है ना, आपकी एज अ कॉन्ट्रैक्टर यही फाइट होती है कि आज इस साइट के ऊपर कितने आदमी और इतने साइट पे कितने आदमी। मैं बहुत बारी अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स पे जो जाता हूँ किसी को मिलने के लिए, तो वहाँ पे यही हो रहा होता है कि अच्छा साइट पे कितने हैं, वो वहाँ से प्रोजेक्ट मैनेज बोल रहा है जी आपने तो 20 बोले थे, मैं तो गिनती कर रहा हूँ अब तो 12 भी नहीं है। आप बोले हाँ बाकी आ रहे हैं, ये हो रहा हो रहा। तो ये वाला जो है ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ पे कि ऐसे करना। और आप बड़ी जल्दी ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ आज आज मैं 50 लोग रख रहा हूँ, कल मैं उसमें से 30 निकाल दूंगा, 20 रखूंगा, ये करूंगा। हो सकता है आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे बार बार करोगे तो लेबर आएगी नहीं आपके पास काम करने के लिए। राइट। सो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लंबा एक प्रोसेस है जिसके अंदर तो सबसे पहली ज़रूरत है अवेयरनेस। अवेयरनेस के साथ में अब अगर आप बाहर की डेटा शीट्स देखें, मटेरियल डेटा शीट्स, वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर, मैकेनाइजेशन के अंदर वो बहुत कुछ लिख देते हैं। ये भी लिख देंगे कि मशीन कितने प्रेशर पे चलेगी, कौन सी स्प्रे टिप के साथ चलेगी, कितने नंबर ऑफ कोटिंग्स करनी है, ये सारा कुछ करना है। हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है, हमको वैलिडेशन मिल जाती है मटेरियल सप्लायर की तरफ से कि यार ये तो देख सारा कुछ लिखा हुआ, हमने इसमें क्या बताना है। तो वो भी सोचता है कि हाँ अगर सप्लायर ने लिख के दिया है तो और क्योंकि एज अ ब्रांड, एज अ सप्लायर आपकी ज़्यादा रीच और आपका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर इनिशियली। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाँ हो सकता है हमारा हो जाए, आपके इक्वल ना हो, काफ़ी इस लेवल तक हो जाए कि वो सुनने लग जाए। लेकिन शुरू के अंदर ये ज़रूरी है कि आप पहले शॉर्टलिस्ट करो कि हाँ ये वाले मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स मशीन के साथ चलेंगे और इन प्रोडक्ट्स के अंदर हम मैकेनाइजेशन प्रमोट करेंगे या हम कुछ अपने सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में उनको करेंगे कि आप इसको करो। राइट। तो जिस टाइम आप वो करना शुरू करते हो उसके बाद में फिर आगे बेबी स्टेप्स हैं, बट किसी ना किसी दिन तो लेने पड़ेंगे। राइट राइट राइट। सो ये जो सेशन होते हैं जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टर्स को, एप्लीकेटर्स को बुला के ट्रायल्स कराएंगे अपने प्रोडक्ट की, तो ये कहाँ आपके शोरूम पे होस्ट कर नहीं, सकते हमारे हैं? पास पे तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, मेरी फैसिलिटी में वहाँ पे भी हम करते हैं अगर ज़्यादा नहीं होते। नॉर्मली हमारा ग्रेको का ट्रेनिंग सेंटर है गुड़गांव के अंदर, तो हम गुड़गांव ट्रेनिंग सेंटर के अंदर भी करते हैं। वहाँ पे 20-30 एप्लीकेटर्स मटेरियल आप लेकर आओ, हम वहाँ पे बोथ क्लासरूम एज वेल एज प्रैक्टिकल सेशंस दोनों करके दिखाते हैं और हम रेगुलरली करते रहते हैं। थोड़े दिन पहले हमने यहाँ पे आपके गुड़गांव में CIDC है, तो CIDC पे भी हमने किया था एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ। तो अलग अलग कंपनीज के साथ में हम ये करते रहते हैं, बट वहाँ पे ग्रैको हमारे पास में एक अच्छा वो है, उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे सब इक्विपमेंट्स हैं अवेलेबल, तो हम वो करते हैं। प्लस अगर कुछ और ज़रूरत होती है हमको दिखाने की तो वो मैं अपने यहाँ से कैरी कर लेता हूँ। तो सैंपल्स आते हैं सबसे पहले, जनरली सैंपल्स जो टेस्टिंग होती है वो मैं अपने यहाँ पे करता हूँ, ये देखने के लिए कि हाँ कौन सी मशीन के अंदर ये सैंपल जो है ये सही होगा। एक चीज़ जो मैं हमेशा ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ओवर सेल करूँ, लेकिन मैं अंडर सेल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अंडर सेल करूँगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं आंसरेबल हूँ। कि अगर मशीन मैंने दे दी सस्ते कि यार आपने बोला कि नहीं ये तो चाइनीज़ मशीन मेरे को तो 2 लाख में मिल रही है, आपकी मशीन तो 4 की है, तो मैं उसको आपको बोलूँ अच्छा नहीं नहीं आप 2.5 लाख की ले लो, लेकिन अब 2.5 लाख की मशीन अगर चली नहीं तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम है ना, मैं उसका क्या करूँ। तो शॉर्टलिस्ट करना कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मशीन के ऊपर बेस्ट सूटेबल है, वो एक सबसे फर्स्ट स्टेप है। एक बारी वो क्लियर हो जाए उसके बाद में फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को वो करना कि आपका टारगेट कौन है, ऑडियंस वगैरह कौन आपका ऐसे वो कॉन्ट्रैक्टर है जो ये कर सकता है और जो एस्पायर करता है कि हाँ मेरे को ऐसे करना है, उसको फिर उसको पिच करना। तो ये सारे नेक्स्ट स्टेप और उसके बाद देखते हैं। गॉट इट। सो उसमें हम लोग जो इनफैक्ट मेरी सेल्स टीम भी है अक्रॉस इंडिया, वो वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, सो उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस चीज़ के लिए क्या मशीन्स वो सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। So even like sales team as well as my applicators who are working with me, सब बोथ मिलके हम ऑब्वियसली लोग दोनों वो हैं, लेकिन वही मैंने आपको बोला ना, मेरे ख्याल से हमने मैक के साथ आज तक कभी कुछ ऐसा किया नहीं, तो मैक आप लोगों के साथ हमको सबसे पहले मैक्सवाल्ट के साथ ये करना है कि हमको पहले मटेरियल शॉर्टलिस्ट करने हैं कि ये मटेरियल जो है ये सूटेबल है मशीन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर मटेरियल सूटेबल हो, ऐसा नहीं है। वैसे मैंने आपको ये बोला था कि ब्रश और रोलर का, लेकिन कई बार ऐसा मटेरियल भी आ जाता है जिसके अंदर वायबिलिटी नहीं आती,
हो सकता है वो स्प्रे हो रहा हो, लेकिन बाइबल नहीं है कि इस लेवल के ऊपर आप क्यों करोगे। आपने ट्रैवल करना है मटेरियल, अब मैं ट्रैवल करने वाला मटेरियल आपको बोलूं कि नहीं, इसके लिए तो बड़ी मशीन चाहिए। मतलब बड़ी मशीन का मतलब फिर वही, तो सबसे स्टार्टिंग जो स्टेप है, वो स्टार्टिंग स्टेप जो है वो ये है कि आप मटेरियल को हम पहले शॉर्टलिस्ट करें कि हाँ ये मटेरियल आपके इस मशीन से हो सकते हैं। तो उसके बाद में फिर उसके बाद में आपकी सेल्स टीम, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स, वो सारे के सारे धीरे धीरे उनको फिर लूप में लेंगे हम कि हाँ कि आपको क्या सजेस्ट कर सकते हो। कि आपके पास बहुत बारी ऐसा भी होता है, मना तो कोई नहीं करना चाहता, लेकिन कई बारी मना करना पड़ता है। आपके पास में है कि नहीं, आपको ये 60 डेज में ये प्रोजेक्ट खत्म करना है। आपको पता है कि यार मैं 60 डेज में हाथ से कर ही नहीं सकता। हो सकता है आप डायरेक्टली मना नहीं करो, लेकिन आपका इंटरेस्ट लूज हो जाए, कोई और आए वो लेके चला जाए जो बोले हाँ मैं तो 60 के, मैं तो 45 डेज में भी कर सकता हूँ। तो बहुत टाइम ऐसे भी आते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह जो जिसकी टाइमलाइन बहुत क्रिटिकल है, पेनल्टीज हैं, तो सोचता है कि क्यों मैं ये करूं, कि हो सकता है मैं नहीं कर पाऊंगा और ये सारा कुछ, और छोड़ देते हैं क्योंकि आपके पास में उसको करने का बैंडविड्थ नहीं है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये देखनी पड़ती हैं। इसमें मैंने एक चाइना जब गया था वहाँ पे मैंने एक मशीन देखी थी जो एपीपी मेम्ब्रेन्स के भी जॉइंट्स को वेल्ड करने के लिए यूज होती है। सो टॉर्च मेम्ब्रेन तो अभी तो सबको टॉर्च ही पता है। तो एपीपी मेम्ब्रेन को करने के लिए हाँ आती है मशीन्स वगैरह। उसमें आप टॉर्च को बिल्कुल हटा सकते हो। तो उसके अंदर 80 mm 100 mm की सीम का रोलर होता है जो चलता है, हीट वो भी हीट वो करता है। अब जिसके अंदर जिस नीचे आपका प्राइमर जो है, ये बिटुमिनस प्राइमर या जो भी लगा हुआ है, अगर वो आपका है तो ठीक है, लेकिन अगर नीचे आपने मेश लगा दी तो आप नहीं कर पाओगे। मेश माने ये जो जियो टेक्सटाइल वगैरह या कुछ भी लगा दो, क्योंकि जियो टेक्सटाइल जल जाएगा उस हीट के ऊपर ना। सो नॉर्मली क्या होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी जो मशीन्स आती हैं जो मेरे पास में है, वो वाली मशीन्स जो है वो हाई एंड है, क्योंकि उसके अंदर आपको वेट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है तो उसको प्रेस करने के लिए। तो वो पूरी मेम्ब्रेन को बॉन्ड कर देते हैं, सिर्फ ओवरलैप्स। तो ओवरलैप्स जो है, आप ओवरलैप्स के अंदर 40 mm 80 mm 120 mm तक के रोलर्स आते हैं। सो नॉर्मली जब ये करना होता है तो 80 to 100 mm वाले रोलर्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। हम छोटे रोलर्स नहीं यूज़ करते ओवरलैप करने के लिए। सो ओवरलैप की आती हैं मशीन्स वगैरह। सो मेम्ब्रेन वेल्डिंग करने के अंदर ना 3 वेरिएबल्स हैं: स्पीड, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीनों आपको चाहिए। लोग नॉर्मली प्रेशर भूल जाते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं बस स्पीड और हीट लगाई काम कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वेल्डिंग तभी होगी जब उसके ऊपर से प्रेशर पड़ेगा। सो एपीपी मेम्ब्रेन अगर आप टॉर्च से वेल्डिंग नहीं कर रहे और आप सिर्फ ओवरलैप्स वगैरह का उसके अंदर देख रहे हो, तो फिर आपको प्रेशर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो प्रेशर वाला जो होता है वो फिर सेगमेंट वो देखना पड़ता है। गॉट इट। ठीक है, थैंक यू सो मच अनुराग जी। आज की हमारी पूरी एक मास्टर क्लास हो गई है वाटरप्रूफिंग के रिलेटेड, मशीनरी को कैसे यूज़ करना है पूरा। मतलब फॉर मी ऑल्सो आई हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, जो इस टॉपिक के अंदर मैं भी कभी इतना डेप्थ में नहीं गया था, जो आज मेरे को आपसे डिस्कशन में पता चला। एंड आई एम श्योर जो व्यूअर्स भी हैं हमारे, मतलब दे मस्ट हैव लर्नड अ लॉट। एंड आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज भी आ सकती हैं ये पॉडकास्ट देख के इन फ्यूचर। आई होप सो कि अगर किसी को एक्चुअल वैल्यू मिली है, सो अगर जब भी उनको मशीन कंसिडर करनी है, दे कंसिडर यू एज द फर्स्ट ऑप्शन, कंसिडरिंग आपकी एक्सपर्टीज़ और आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में। सो आई वुड वांट कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना ईमेल आईडी भी बता दीजिए व्यूअर्स को, सो दैट दे कैन रीच आउट टू यू यूजिंग दैट। ओके, सो माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9810146910 and you can email to me at anurag at alphaequpt.com. that is short form for equipment, so alphaequipment.com. ओके, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया है, इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
ये वीडियो को लाइक करें और अपने कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स, एप्लीकेटर्स, आर्किटेक्ट्स, अपने दोस्तों को ये ज़रूर फॉरवर्ड करें जो अपनी नॉलेज इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और इंक्रीज़ करने से जिनको फ़ायदा हो तो उनको शेयर ज़रूर करें। और हम मिलते हैं अगले एपिसोड पे इमेजिन इंफ्रा पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट।